ऑलराइट गाइस, तो आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स में और डिस्कस करते हैं और थोड़े से एडवांस टॉपिक्स इन जावा। तो बेसिकली हमने बेसिक्स तो कवर कर लिए, तो उसमें और थोड़े से लाइक फंक्शंस देखेंगे, उसके बाद ऊप्स कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो भी ये जो फंक्शंस होते हैं, मतलब अगर हम इंडस्ट्री में प्रोग्राम करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से नहीं लिखते, ठीक है। तो उनको इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस लिखते हैं ताकि वो जो कोड हम लिख रहे हैं उसको हम बार बार यूज़ कर सके। तो क्या होती है रीयूजेबिलिटी, और कैसे उसको बढ़ाया जाता है फंक्शन की मदद से। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको थियरी दिखाऊंगा, उसके बाद हम वीएस कोड में जाएंगे और उसमें बहुत सारे मतलब ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे। जब तक हम एग्जांपल सॉल्व नहीं करते तब तक हमें क्लियर कट आइडिया नहीं मिलता, ठीक है। तो पहले हम थोड़ी सी थियरी देख लेते हैं यहाँ पे। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइंड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन और अ टास्क। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो कि यूज़ किया जाता है। कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम हो सकता है या फिर छोटा सा टास्क हो सकता है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए हम एक फंक्शन को लिखते हैं। तो वो भी एक टाइप ऑफ कोड ही होता है, ठीक है। उसके बाद द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग फंक्शंस इज फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो इसको पूछा जा सकता है आपको इंटरव्यू में गाइस कि क्यों हम फंक्शंस को यूज करते हैं। तो वेरी बेसिक पर्पज होता है फंक्शंस को यूज करने का कि उसको हम रीयूजेबिलिटी बढ़ा सके प्रोग्राम में। मतलब हमें जो लाइनें हम लिख रहे हैं उनको बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक बार लिख देंगे, उसके बाद उसको फिर से रीयूज़ करेंगे, तो इससे नंबर ऑफ लाइन जो है कम हो जाएगी कोड में और एग्जीक्यूशन टाइम भी कम हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली फंक्शंस का उपयोग। उसके बाद फंक्शंस हेल्प्स इन क्रिएटिंग मॉड्यूलर फंक्शंस वेयर अ बिगर प्रॉब्लम विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल चंक्स। तो बेसिकली इसका और एक उपाय, मतलब यूज़ हम ये भी कह सकते हैं कि एक बड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उसको अगर आप एक शॉट में सोल्यूशन ढूंढना चाहो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या फिर आपकी एक टीम है तो सबको थोड़ा थोड़ा वर्क को हमें डिवाइड करना है। तब क्या करते हैं, बड़े प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक टीम को एक एक पार्ट दे दिया जाएगा। जब उसका सोल्यूशन निकलेगा तो सभी को जोड़कर हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली एमएनसीज कंपनीज में ऐसा ही होता है। तो बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है, उसके बाद हर एक चंक को एक एक टीम को असाइन कर दिया जाता है। तो बेसिकली इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको यही प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइज, फंक्शंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो बेसिकली दो पार्ट होते हैं फंक्शंस में। एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन और दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन। तो जैसे कि हमने देखा है, डिक्लेरेशन इज समथिंग वेयर इट्स लाइक अ रिजर्वेशन और डेफिनेशन इज समथिंग वेयर वी ऑक्यूपाई द सीट्स इन अ ट्रेन। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। डिक्लेरेशन मतलब क्या कुछ है इसमें, इसको डिफाइन कर देंगे, उसके बाद डेफिनेशन में उसके पैरामीटर्स भी हम दे देंगे। तो सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है गाइज। यहाँ पे देखिए, ये पूरा इसका सिंटैक्स है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका सिंटैक्स बोल सकते हैं। पहला क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक या फिर वेरिएबल इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद मॉडिफायर होता है, उसके बाद रिटर्न टाइप होता है और उसके बाद फंक्शन नेम होता है। ये चार पैरामीटर्स देते हैं। उसके बाद एक अंदर दो ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना पड़ता है पैरामीटर, और ये ओपन ब्रैकेट और एक क्लोज ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सब एग्जीक्यूट होगा और एट द एंड आपको रिटर्न वैल्यू लिखना पड़ता है, ठीक है। बट क्या ये पूरा लिखना ज़रूरी है, मतलब ये क्या ये सभी चीज़ें लिखना ज़रूरी है? नहीं है गाइस। यहाँ पे जो जो मैं कंपलसरी नहीं है उसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद ये जो मॉडिफायर है ये भी कंपलसरी नहीं है, इसको भी आप ओमिट कर सकते हैं। और उसके बाद रिटर्न टाइप जो है इसको कंपलसरी है, और फंक्शन नेम कंपलसरी है। उसके बाद रिटर्न वैल्यू ये भी कंपलसरी नहीं है गाइज। और इन तीनों चीज़ों के मदद से ही आप एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, मतलब वाइड फंक्शन नेम ऐसे लिखा होगा आपने, तो वाइड हो सकता है यहाँ पे रिटर्न टाइप, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। रिटर्न टाइप बेसिकली ये बताता है कि ये जो फंक्शन है कौन सी वैल्यू को रिटर्न करेगा। क्या ये इंटीजर देगा, क्या ये फ्लोटिंग पॉइंट देगा, क्या ये स्ट्रिंग देगा, क्या ये कैरेक्टर देगा। तो जो भी हमारे पास प्रिमिटिव 8 डेटा टाइप्स है उन सब में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप हो गया। फंक्शन नेम तो यूजर डिफाइंड होता है गाइस, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, अपना नाम दो या फिर अपने किसी का भी नाम दो। और पैरामीटर जो है इसको इनपुट देते हैं, मतलब जो भी फंक्शन होता है इसका इनपुट इस पैरामीटर्स के तरफ से आएगा, मतलब पैरामीटर्स के मदद से आएगा।
इंटीजर्स डेटा टाइप अगेन कुछ भी हो सकता है। और एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर, इन दो चीज़ों के बारे में अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। जब ऊप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कौन एक्सेस कर सकता है ये बताता है एक्सेस स्पेसिफायर, और मॉडिफिकेशन में भी यही होता है इस पब्लिक और प्राइवेट के चीज़ों में जो अंतर होता है। तो बेसिकली हम उसके बारे में और थोड़ा सा जान लेके अपकमिंग स्लाइड्स में, ठीक है। तो यही था गाइज एक थ्योरी सेशन हम कह सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और VS कोड में जाकर इस पर ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि जब तक हम एग्जांपल्स नहीं देखेंगे कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो कोडिंग इज़ नॉट जस्ट थ्योरी, इट्स अबाउट प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लिया है गाइज, और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर भी बना के रखा है फंक्शंस के नाम से। और यहाँ पे मैं एक नया जो है प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो function1.java, ठीक है, function1.java करके एक नई फाइल मैं बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नई फाइल बन चुकी है हमारी। अब इसको हम लिखेंगे, मतलब जैसे कैसे यहाँ पे मैं फंक्शंस को लिख सकता हूँ इसको देखिए, ठीक है। तो पहले तो मैं एक क्लास को डिफाइन करता हूँ, क्लास, और सेम नेम होना चाहिए उसका। तो बेसिकली मैं यही देता हूँ function1, ठीक है। तो क्लास का नेम मैंने दे दिया function1, और उसके बाद यहाँ पे इसको करेंगे ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे बारी है गाइस यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखने की। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो यहाँ से फंक्शन का मतलब ये जो फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं इसको मेथड, यहाँ पे फंक्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है गाइस, ठीक है। तो देखिए मैंने क्लास एक डिफाइन कर दी, उसके बाद इसको ओपन किया और यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखूंगा। तो उसको कैसे लिखूंगा मैं, इसका मतलब मॉडिफायर होगा स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक मॉडिफायर है, और रिटर्न टाइप इसका मैं लिख रहा हूँ वाइड, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं अगर करता है तो उसको हम लिख देते हैं वाइड, ठीक है। तो उसके बाद एक फंक्शन का नेम मुझे देना होगा, तो मैं देता हूँ दत्ता, और उसके बाद कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट मैं एक नेम ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इसको ऐसे ओपन और क्लोज कर देना है। तो ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब इसकी बॉडी लिखेंगे गाइज हम। तो बॉडी में क्या आता है, पहला तो मैं एक system.out.println के कुछ मैसेज प्रिंट करके दिखाता हूँ। system.out.println, और उसके बाद यहाँ पे एक हम मैसेज प्रिंट करेंगे कि रनिंग, ये जो मेथड है इसका नाम दे देता हूँ दत्ता, और यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड और फंक्शन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक जस्ट मैं इनकेस आपको पता चले कि एक्चुअली रन हो रहा है, इसके लिए मैं एक फंक्शन मतलब एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सिंपल सा, ठीक है। तो अब मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिख दिया। अब इसके अंदर क्या लिखना है गाइज, अभी तो हमने मेन मेथड हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गया। अब मेन मेथड हम कैसे लिखते हैं, तो मेन मेथड कह के एक कमेंट डाल देता हूँ ताकि अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो मेन मेथड इज रिटर्न ओवर हियर, ठीक है। तो मेन मेथड को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो पहला होता है इसका, जैसे कि हम सबको पता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हो गया। अब यहाँ से रन होगा गाइस, ठीक है। रन और डीबग यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है। और इसको हम ओपन क्लोज करेंगे, और उसके बाद हम लिखते हैं, पहला प्रोग्राम हम डिटेल में लिखेंगे, इसके बाद इसमें एडिटिंग करेंगे, ठीक है। तो इससे कि टाइम बच जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना चाहूँगा, तो इसको मैं टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, और इसको प्रिंट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं इस वाले टेक्स्ट को चेंज करना चाहूँगा गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर का टेक्स्ट मैंने हटा दिया, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेन मेथड इज स्टार्टिंग हियर, मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर। तो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखा था उसको यहाँ पे कॉल करूँगा गाइस, मतलब बुलाऊंगा। तो मेथड का नाम क्या है, या फिर फंक्शन का नाम क्या है, दत्ता है। उसके बाद मैं इसको ऐसे बुलाता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। एक बार बुला दिया,
तो दूसरी बार भी बुला सकता होगा इसमें। तो पहले एक बार बुला के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को, यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज कॉल्ड हियर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टाइम्स अगर मैं इसको रन करना, पहले मैं इसको इतना ही आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं मेन मेथड को एंड कर दूंगा गाइस। और यहाँ पे देखिए ये जो मेन मेथड है, मेन मेथड इज एंडिंग हियर। तो कुछ इस तरह से मैं एक प्रोग्राम लिख सकता हूँ। अब इसको मैं कर देता हूँ रन, ठीक है। तो रन करता हूँ गाइस, और यहाँ पे बेसिकली टर्मिनल खुल जाएगा अपना। और सिंटैक्स एरर इजंट सिंपल नेम टू कंप्लीट क्वालिफाइड नेम, सिंटैक्स एरर एक्सपेक्टेड आफ्टर दिस टोकन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया है गाइस, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ड फेल्ड, यू वांट टू कंटिन्यू, नहीं, यहाँ पे हम पहले इसको निकाल देंगे, सिंटैक्स एरर टू कंप्लीट। यहाँ पे मेथड हेडर नेम जावा। ओके गाइस, तो यहाँ पे एरर बेसिकली ये है कि हम जो ये फंक्शन वन नेम ऐसे दे रहे हैं, इसको हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसके लिए ये बोल रहा है कि क्लास नेम फंक्शन वन नेम डॉट जावा ओनली एक्सपेक्टेड इफ एनोटेशन प्रोसेसिंग इज एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्टेड। तो इसको हम एक नए फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। तो या कोई भी हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक problem3 जावा दे देता हूँ, ठीक है। तो नई फाइल यहाँ पे बनकर आ चुकी है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइज, इस पूरे पे इसको पेस्ट कर दूंगा जो भी हमने प्रीवियसली लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो क्लास का नेम है इसको भी मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो क्लास का नेम है इसको मुझे चेंज करना होगा problem3 को, problem3 अब चेंज कर दिया मैंने, इसको मैं कर देता हूँ सेव। और यहाँ पे देखिए जावा कंपाइल problem3 डॉट जावा, कुछ इस तरह से दे देंगे। अब इसका कंपाइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहेगा, इस एक्सपेक्टेड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मेन फंक्शन इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो यहाँ पे और एक एरर है जो कि सिंटैक्स एरर है, तो यहाँ पे इसको भी हम देख लेते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमने जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो लिखा था वो अपने मेन के बाहर लिखा था, यार गलती से थोड़ा सा मैंने बाहर लिख दिया था, ठीक है। चलो होता है। तो उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ फिर से कंपाइल अभी, राइट। तो यहाँ पे कंपाइल हो चुका है और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो जावा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, प्रॉब्लम क्या दिया था हमने नाम, problem3 दिया था, राइट। जावा problem3 हमने लिख दिया। हाँ आप देखिए आ रहा है। तो मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर, उसके बाद रनिंग दत्ता मेथड और फंक्शन, उसके बाद मेन मेथड इज एंडिंग हियर। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसको मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं गाइस, ओके। तो देखिए पहला एग्जीक्यूशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, ये जो यहाँ पे मैंने मेन मेथड लिखा है यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट जो हम प्रिंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर। तो इसके लिए मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर यहाँ पे टाइप होगा या फिर प्रिंट होगा। उसके बाद हम यूजर डिफाइंड फंक्शन दत्ता को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा और स्टैटिक वाइड दत्ता यहाँ पे ओपन होगा। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रनिंग दत्ता मेथड और फंक्शन। तो यहाँ पे आ रहा है रनिंग दत्ता मेथड और फंक्शन। उसके बाद फिर से ये खत्म होने के बाद कंट्रोल यहीं पे आ जाएगा मेन मेथड में। और नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, मेन मेथड इज एंडिंग हियर। तो मेन मेथड इज एंडिंग हियर, कुछ इस तरह से ये प्रिंट हो रहा है गाइस, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ऐसे हम कॉल कर सकते हैं। अगर मैं फिर से इसको कॉल करूँ, मतलब एक बार कॉल किया है और एक बार कॉल करता हूँ, क्या होता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम इसको कंपाइल कर देंगे फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइलेशन हो चुका है। अब इसको हम रन कर देते हैं।
अरे यहाँ जावा प्रॉब्लम 3, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं अभी। तो देखिए मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर, उसके बाद रनिंग दत्ता मेथड, रनिंग दत्ता मेथड अगेन, 2 बार यहाँ पे दत्ता दत्ता आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम कितनी बार बुलाएंगे उतनी बार आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम इसको लूप में भी डालकर बुला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप बुला सकते हैं इसको। एग्जाम्पल में फॉर लूप में डाल देता हूँ इसको, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा करीब 10 बार मैं इसको बुलाना चाहता हूँ, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। उसके बाद मैं इंक्रीमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ आई प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और इसके अंदर मैं लिखना चाहूँगा अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे बुलाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा गाइस। अब देखिए यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 10 बार, टोटल 12 बार यहाँ पे इसको रन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले इसको कंपाइल कर देते हैं हम, ठीक है। तो कंपाइलेशन इसका हो रहा है, अब इसको कर देते हैं हम रन। तो जावा प्रॉब्लम 3 कुछ इस तरह से हम इसको रन कर सकते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे 12 बार एग्जीक्यूट हो चुका है, देखिए रनिंग दत्ता मेथड, रनिंग दत्ता फंक्शन कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हम बहुत ही इजीली लिख सकते हैं गाइस जो भी। अब इसका यूज़ क्या होगा ये भी आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या होगा। तो बेसिक आइडिया तो आपको लग ही चुका होगा कि एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम 2 फंक्शंस को मतलब कैस्केड करके बुला सकते हैं, ठीक है। तो उसका कैस्केडिंग का मतलब क्या है इसको मैं समझा देता हूँ। तो पहले तो मैं इन सभी चीज़ों को हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैंने लिख दिया था और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे लिखता होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ये वाला है, उससे पहले और एक फंक्शन को मैं लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं गाइस लिखना। स्टैटिक, उसके बाद हम लिख देते हैं वाइड और इसका नाम लेटर से डिस्प्ले रख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया और यहाँ पे लिखना चाहूँगा ये वाला जो है इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा मैं रनिंग इस मेथड का नाम क्या है डिस्प्ले, तो रनिंग डिस्प मेथड और फंक्शन लिखूंगा, ठीक है। अब उसके बाद और एक फंक्शन यहाँ पे मेरे पास है जिसका कि नाम है अभी दत्ता, मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो क्या करूँगा यहाँ पे रनिंग दत्ता मेथड हो गया और उसके बाद इस फंक्शन के अंदर ये ऊपर वाले फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्प लिखूंगा और ऊपर वाले फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉल किया, ठीक है। तो अगर क्या इसमें क्या हो सकता है और इसके बाद मैं क्या करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो रनिंग दत्ता मेथड है इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे CLONG क्लोजिंग दत्ता मेथड और फंक्शन। तो यहाँ पे ये रन हो रहा है, मतलब इससे पता चलेगा कि मुझे पहले ए एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद डिस्प हुआ, उसके बाद ए हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी इस तरह से अगर मैं करूँगा और उसके बाद इस मेन फंक्शन में सिर्फ मैं एक ही मेथड को कॉल करूँगा जो कि होगा हमारा जो मेन मेथड है दत्ता जो है ये मेन मेथड है, इसके अंदर मैंने डिस्प मेथड को बुलाया था। तो कुछ इस तरह से मैं लिख दूंगा और उसके बाद ये जो बाकी की चीज़ें होगी सेम यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैंने किया क्या है, पहले मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया जिसका नाम है डिस्प और वहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि रनिंग डिस्प मेथड है। और उसके बाद और एक फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है उसका नाम है दत्ता और उसके अंदर क्या किया मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि ये दत्ता मेथड स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो ऊपर जो दूसरा फंक्शन मैंने यूज़र डिफाइंड था उसको मैंने और अनदर यूज़र डिफाइंड फंक्शन में बुला लिया है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, इसको हम देखेंगे कि एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन में दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम बुलाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया है कि हम 2 यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखकर एक के अंदर दूसरे को बुला रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो मेन था दत्ता उसको हम मेन फंक्शन में बुला रहे हैं जिससे कि दो ही ऊपर के दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ गाइस, जावा सी प्रॉब्लम 3.java और उसके बाद यहाँ पे इसको हम
जावा प्रॉब्लम 3, ठीक है, ये सही है। अब इसको हम रन करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर, तो पहला ये एग्जीक्यूट होगा, मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर। उसके बाद क्या है, रनिंग दत्ता मेथड और फंक्शन, तो यहाँ पे फ्लो किसको आ जाएगा, ठीक है, तो फ्लो दत्ता मेथड पे आ जाएगा, मतलब इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है दूसरे लाइन पे, तब ये दत्ता मेथड यहाँ पे आ जाएगा और फर्स्ट ये वो एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, रनिंग दत्ता मेथड और फंक्शन, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे रनिंग डिस्प मेथड और फंक्शन, तो डिस्प मैंने कॉल किया और डिस्प में मैंने क्या लिखा है गाइस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रनिंग डिस्प मेथड और फंक्शन, तो ये एग्जीक्यूट हुआ। इसके बाद कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, डिस्प मेथड पे जाएगा, मतलब एक मेथड में एक यूजर डिफाइंड फंक्शन में दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डिस्प मेथड फंक्शन स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर से क्लोजिंग कहाँ पे देगा, ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यहाँ पे डिस्प पे आ जाएगा। इसके नीचे क्या है, क्लोजिंग दत्ता मेथड, तो क्लोजिंग दत्ता मेथड यहाँ पे आ गया। उसके बाद मेन मेथड इज एंडिंग ईयर, तो ये खत्म होने के बाद फिर से कंट्रोल इस दत्ता पे आ जाएगा। उसके नीचे का लाइन क्या है, मेन मेथड इज एंडिंग ईयर। तो कुछ इस तरह से एक यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन आराम से बुला सकते हैं गाइस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल अबाउट द मेन फंक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं गाइस, जहाँ पे हम एक स्टैटिक वाइड डिस्प्ले बुलाएंगे, उसके बाद एक स्टैटिक वाइड टेस्ट बुलाएंगे और उसके बाद दोनों को बुलाएंगे, तो तब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो पहले मैं प्रोग्राम को लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी मुझे हटाना है यहाँ से, और पहला जो है डिस्प्ले मेथड मुझे बुलाना है और उसमें मुझे लिखना है कि रनिंग डिस्प मेथड, ठीक है। तो रनिंग डिस्प मेथड होने के बाद यहाँ पे मैं दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखना चाहूँगा, इसमें क्लोजिंग, यहाँ पे इसको मुझे कर देना होगा डिस्प, ठीक है। तो डिस्प स्टार्ट हो रहा है मेथड और उसके बाद एंड भी हो रहा है, और उसके बाद इसका नाम चेंज कर देता होगा तो इसको मैं टेस्ट लिख देता हूँ जिससे कि इजी होगा मैं बोलने में। तो रनिंग यहाँ पे क्या करूँगा मैं, रनिंग टेस्ट मेथड, उसके बाद क्लोजिंग टेस्ट मेथड, तो ये दो स्टेटमेंट सिंपल से मैंने लिख दिए। तो यहाँ पे इसको एक यूज़र डिफाइंड डिस्प मैंने यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिस्प मैंने डिफाइन कर दिया, उसके बाद दूसरा मैंने टेस्ट डिफाइन किया है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें इन दोनों को बुलाऊंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम बुला रहे हैं इसको। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, पहला तो मेन मेथड स्टार्टिंग ओवर हियर, इसको लिखेंगे। उसके बाद पहला मैं क्या करूँगा, टेस्ट मेथड को बुलाऊंगा, तो टेस्ट और उसके बाद ब्रैकेट्स और इसको मैं सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा। उसके बाद डिस्प मैं लिखूंगा और उसके बाद इसको भी सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे मेन मेथड इज एंडिंग ओवर हियर। तो दो सेपरेट फंक्शंस को हम क्या बुला सकते हैं, तो इसका भी हम आंसर यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस हम डिफरेंट लिखेंगे, उसके बाद उसको बुलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब क्या पॉसिबल सिनेरियो है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ एग्जीक्यूट आराम से हो जाता है गाइस। मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर, उसके बाद टेस्ट मेथड इज स्टार्टिंग, उसके बाद टेस्ट मेथड इज एंडिंग हियर, उसके बाद डिस्प्ले मेथड स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद डिस्प्ले एंड हो रहा है और मेन मेथड भी एंड हो रहा है। मतलब जैसे जैसे हमने लिखा है, मेन में पहले टेस्ट को बुलाया, टेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद डिस्प्ले को बुलाया, डिस्प्ले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मेन मेथड एंड हुआ है, तो मेन मेथड एंड यहाँ पे दिखा रहा है। तो कुछ इस तरह से जैसे जिस सीक्वेंस से हम यहाँ पे लिखते हैं उसी सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होता है गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम और एक एग्जांपल जान लिए। अब देखिए एक फंक्शन में अब एग्जांपल की तौर पे लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मतलब एक स्क्वायर अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। अब हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन की मदद से एक नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे गाइज, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट भी करना चाहूँगा और इसमें से इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसी का नाम आपको देना चाहिए, तभी ये इजी होगा गाइज। तो मैं इसका नाम स्क्वायर दे देता हूँ और यहाँ पे इन सब चीज़ों की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब एक इंटीजर ले लेता हूँ गाइज, इंट n इक्वल टू लेटर से 5 ले लेता हूँ और उसके बाद और एक इंटीजर में अपना रिजल्ट आएगा स्क्वायर।
तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, इंट रिजल्ट इक्वल टू n स्टार n। तो रिजल्ट बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ही नंबर को उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना। और उसके बाद एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके लिखूंगा, और यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो पहले तो क्या लिखूंगा, स्क्वायर ऑफ और यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसको मुझे कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा। और उसके बाद और एक स्ट्रिंग लिखूंगा और उसमें ईज लिख दूंगा गाइज, और फिर से यहाँ पे रिजल्ट को कॉन्कैटिनेट करूंगा। तो इससे क्या होगा, जो भी होगा, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, कुछ इस तरह से आउटपुट हमें मतलब अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो इसके लिए ऐसे मैं कॉन्कैटिनेशन करके लिख रहा हूँ, जस्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सिंपली अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको हम बुलाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर को जैसे ही बुलाएंगे तब आप देखिए कि जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं मेन मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ, स्क्वायर को बुला रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मेन मेथड को एंड कर रहा हूँ। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ गाइस, जावा problem3.java, यहाँ पे इसको मैंने कंपाइल कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 5 इज, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस अगर मैं दे दूंगा दोनों तरफ से तो बहुत अच्छी तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इसको फिर से कंपाइल करते हैं और यहाँ पे इसको हम रन कर देते हैं। तो अभी देखिए, मेन मेथड इज स्टार्टिंग, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, मेन मेथड इज एंडिंग ओवर हियर। तो कुछ इस तरह से हम स्क्वायर को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेशन जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन में करेंगे, सिर्फ उसको यहाँ पे बुलाएंगे और उसका आउटपुट हम ले लेंगे। तो स्क्वायर ऑफ 5 का हो गया। अब 25 को स्क्वायर अगर मैं ढूंढना चाहता हूँ तो सिर्फ मैं 5 को 25 में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब रिप्लेस कर दूंगा उसको। उसके बाद इसको कर देते हैं कंपाइल और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं रन। तो स्क्वायर ऑफ 25 इज 625। अब कुछ भी लिख सकते हैं गाइस। अब मैं 2 का देखना चाहूँगा तो सिर्फ मुझे एक जगह पे इसको चेंज करना है और बाकी जगह पे सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अच्छे प्रोग्राम्स लिखने की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, राइट। तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन ये भी, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी स्टैटिक है गाइस? मतलब जब भी मैं एक नंबर का स्क्वायर डिफाइन करना चाहता हूँ तो फिर से मुझे प्रोग्राम में जाना होगा, उसके बाद वहाँ पे चेंजेस करने होंगे। ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब ये बड़ा प्रोग्राम होगा तब ये बहुत ही मतलब अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि मैं फिर से यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे चेंज करूँ। तो इसी के लिए हम फंक्शन पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। तो फंक्शन पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ इसके अंदर पैरामीटर्स हमने सिंटैक्स में पढ़ा था, लेकिन मैंने कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं किया, क्योंकि मैं जो पैरामीटर्स है उनको इसके अंदर डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये हो गया इनसाइड डिफाइनिंग। तो अंदर डिफाइन करेंगे तो स्टैटिक हो जाता है, लेकिन इसको मैं मॉडिफाई करूँगा और अच्छे से इसको लिख सकता हूँ। फंक्शन पैरामीटर्स को पास करने की एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे थ्योरी आपको दिखा देता हूँ गाइस, राइट। तो यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए, राइट, फंक्शन पैरामीटर्स बेसिकली क्या होता है। फंक्शन पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड द पैरेंथेसिस, दिस आर एक्टिंग लाइक अ इनपुट टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जो भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं उसको इनपुट की तरह एक्ट होते हैं फंक्शन पैरामीटर्स। तो बेसिकली ये होता है गाइस, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, और उसके बाद पैरामीटर्स हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे। और जब भी हम इसको मतलब कैसे लिख सकते हैं, वाइड, इसका नाम मैंने दत्तात्रेय दे दिया, और उसके बाद स्ट्रिंग यहाँ पे एक पैरामीटर है और एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इस स्ट्रिंग को माय नेम इज आर्ग्यूमेंट 1, मतलब अपना नाम यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको एग्जांपल की तौर से भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोकल वेरिएबल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम ये जो फंक्शन पैरामीटर पासिंग वाला कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से समझ लेते हैं गाइस। एक 2-4 एग्जांपल्स इस पर अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो थ्योरी हमें कम पढ़ना है, प्रैक्टिकली ज़्यादा, कोड ज़्यादा लिखना है, जिससे कि जो समझ है हमारी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं सेम चीज़ करूँगा गाइस, ये जो स्क्वायर ऑफ नंबर है इसी को मैं फिर से आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये जो n = 2 डिफाइन किया है ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसको जो डायनामिक कर दूंगा। कैसे डायनामिक करूँगा ये देखिए, ठीक है। तो पहले इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ गाइस, मैं स्टैटिक वाइड और उसका नाम भी स्क्वायर ही रखने दूंगा। और यहाँ पे मतलब एक स्क्वायर अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो एक ऑब्वियसली इंटीजर चाहिए होगा, और इंटीजर
मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो इसका पैरामीटर क्या है, एक इंटीजर है, उसका नाम क्या है, नम है। तो नम एक पैरामीटर जो है इसको मैंने पास किया है, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो एक पैरामीटर इसको मैंने पास कर दिया। अब इसके अंदर क्या लिखूंगा गाइस, ठीक है। तो इन दो लाइनों को डिलीट कर देता हूँ और ये लाइन मुझे काम में आ जाएगी क्योंकि से मुझे प्रिंट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर जो रिजल्ट होगा, फिर से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट। उसमें मैंने पहले क्या लिखा था, n स्टार n लिखा था। अब क्या लिखूंगा, ये जो नंबर है इसमें मेरा इनपुट आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर स्टार नंबर। तो इस तरह से लिखूंगा। तो जो भी मैं इनपुट यहाँ पे दूंगा, 5 दूंगा तो 5 × 5 हो जाएगा, 2 दूंगा तो 2 × 2 हो जाएगा, 6 दूंगा तो 6 × 6 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैं इसको डायनामिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने इसको डायनामिक यहाँ पे अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन में कर दिया। अब इसको मैं कॉल कैसे करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलिंग सेम होगा गाइस, कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे एक पैरामीटर को पास करना होगा। जो भी नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं, मतलब मैंने 5 लिख दिया, स्क्वायर 5 अगर मैं लिखता हूँ तो ये जो 5 है ये जाके नंबर को असाइन हो जाएगा, मतलब नंबर इक्वल टू 5, ऐसा मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूँ। स्क्वायर इस फंक्शन को 5 इनपुट दे दो, तो यहाँ पे जाएगा, स्क्वायर फंक्शन को देखेगा और यहाँ पे नंबर है, इसको वैल्यू 5 असाइन कर देगा कंपाइलर। उसके बाद 5 × 5 हो जाएगा, 25 रिजल्ट आएगा और उसको ये प्रिंट कर देगा। तो देखिए मैं सेम रिजल्ट आपको अभी करके दिखाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ। यहाँ पे कंपाइल इसको कर देंगे हम पहले। वेरिएबल, अरे यार यहाँ पे हमने n लिखा, इसको तो हमने चेंज ही नहीं किया, तो नम हमें लिखना चाहिए। इसके लिए ये एरर थ्रो कर रहा है, मतलब कंपाइल टाइम एरर है कि भैया ये क्या लिख दिया आपने बॉस, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कंपाइल कर देते हैं अभी और इसको हम कर देते हैं रन। तो आप देखिए मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 दे रहा है। अब मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को कहीं पे भी चेंज नहीं करूंगा, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ जो मैं मेन मेथड होता है इसमें 5 को कर दूंगा अभी 25, कुछ भी नहीं चेंज करा होगा। सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शन में ये जो इनपुट है इसको मैंने चेंज किया। फिर से मैं इसको कंपाइल करता हूँ, आई होप मैंने इसको सेव किया है, और उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ रन। अब देखिए स्क्वायर ऑफ 25 625। अब क्या करता हूँ, 225 को ले लेता हूँ, अब मतलब 2 को ले लेता हूँ जो कि हमने देखा था प्रीवियसली, और इसको भी मैं पहले कंपाइल करूँगा। अब इसको मैं कर देता हूँ रन। अब देखिए स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। अब यही नहीं कि सिर्फ एक ही बार बोला सकता हूँ, मैं कितने कितने बार चाहे उतना बार बोला सकता हूँ इसको। तो देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट करते जाता हूँ और ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्क्वायर ऑफ 2 डिफाइन करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ऑफ 5 होगा, उसके बाद स्क्वायर ऑफ 40 होगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने सेव कर दिया। अब इसको करते हैं हम कंपाइल। कंपाइल करने के बाद इसको करते हैं हम रन। तो देखिए स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 40 इज 1600। तो कुछ इस तरह से एक फंक्शन को हम लिखेंगे और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स को चेंज करते हुए उसको कॉल करेंगे और जो भी हमारा काम है उससे करवाएंगे। तो इसकी मदद ये हो जाती है कि गाइज एक नॉर्मल एक जनरल फंक्शन हम लिखेंगे, उसके बाद जितना टाइम चाहे उसको हम कॉल कर सकते हैं बेझिझक, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हो गया कि मैं एक बार इसको कॉल किया। अब क्या होता है, अब एक पैरामीटर हमने लिया था, अब मैं 2-3 पैरामीटर्स यहाँ पे आपको लेकर दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इंट n1 ले लेता हूँ और उसके बाद हमें लिखना है कॉमा गाइस, और उसके बाद दूसरा पैरामीटर लिखना है इंट n2। 2 पैरामीटर्स मैंने ले लिए, बेसिकली 2 नंबर्स मैंने लिए हैं। और रिजल्ट में मैं क्या लिखना चाहूँगा, दोनों का एडिशन करना चाहता हूँ मैं, तो n1 प्लस n2 लिखूंगा जो कि पैरामीटर्स है इसके। और उसके बाद आउटपुट में मैं क्या लिखूंगा, इसको मुझे यहाँ पे डिलीट करना चाहेगा क्योंकि ये फिट नहीं बैठता अभी, तो इसको डिलीट कर देता हूँ गाइज। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ऑफ, और उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस और सम ऑफ n1, एंड उसके बाद एक एंड लिखना चाहूँगा यहाँ पे मैं, सम ऑफ n1 एंड n2, और उसके बाद यहाँ पे मुझे एक इज लिखना होगा, सम ऑफ n1 एंड n2 इज, दूसरा किस रिजल्ट किस में आ रहा है, RES में आ रहा है, तो इसको मैं RES कर देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, सम ऑफ 1 एंड 2 इज 3, ऐसा मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। अब क्या करूँगा मैं,
इसका नाम भी तो चेंज करना चाहिए, जैसा काम होगा वैसा हमें नाम लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको सम दे देता हूँ गाइस, ठीक है। तो अब देखिए ये दो लाइनों को मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ और इसको भी मैं कर देता हूँ सम। अब मैं सम को बुला रहा हूँ और यहाँ पे एक पैरामीटर 2 दिया और दूसरा मैं 4 दे रहा हूँ। तो स्पेस देकर आपको पैरामीटर देने हैं। तो n1 की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी और n2 की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी और जो भी कैलकुलेशन होगा इसी हिसाब से होगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आई होप यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। आ भी गया तो हम इसको रिमूव करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जावा डॉट एरर, और यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेक्टेड सम 2,4। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है गाइस, कंपाइल टाइम एरर हमें आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक हमने कर दी, अरे यार यहाँ पे कॉमा मिस कर दिया गाइस यार। चलो ठीक है, तो इस सिंटैक्टिकल एरर होते रहते हैं, तो स्पेस नहीं देना है, हमें कॉमा देना होगा, ठीक है। इसको फिर से कंपाइल करने की कोशिश मैं करता हूँ गाइस, राइट। तो कंपाइल हो चुका है और अब इसको हम कर देते हैं रन। और आप देख सकते हैं सम ऑफ 2 and 4 is 6। और यहाँ पे यार स्पेस मुझे देनी चाहिए हर जगह, ठीक है, तो जिससे कि अच्छा दिखेगा। तो इसको मैं फिर से सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। फिर से कंपाइल किया और उसके बाद रन कर दिया। देखिए सम ऑफ 2 and 4 is 6। और इसी तरह से मैं दूसरा भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सम मैं लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स को पास करूँगा, पहला 100 दूंगा कामा 200, ठीक है। तो इसको मैंने फिर से सेव कर दिया। अब इसको कर देते हैं कंपाइल जल्दी से। ओके गाइस, सेमीकोलन मिस कर दिया, ऑलराइट, ठीक है। तो थोड़ा सा यार प्रेशर में हो जाता है, राइट, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ रन। 2 and 4 is 6 और 100 और 200 is 3। तो कुछ इस तरह से हम यूज़र डिफाइंड का एक कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे समझ सकते हैं, राइट। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखता हूँ मैं कितना वक्त हो चुका है, 36 मिनट्स। चलो ठीक है, अभी एक थोड़ा सा हम इसमें कवर कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे उस कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए गाइज, लोकल वेरिएबल जो है, इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरव्यू में पूछा जाने वाला, मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं गाइज आपको, बिल्कुल आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो लोकल वेरिएबल्स क्या होता है? लोकल वेरिएबल, एनी वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल शुड बी यूज्ड ओनली इनसाइड द फंक्शन और बॉडी ऑफ दैट फंक्शन। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि गाइज, आप एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिख रहे हैं और जो भी वेरिएबल आप उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। तो वो जो लोकल वेरिएबल होगा वो सिर्फ उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को सीमित होगा। आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वहीं पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बाहर कहीं पे भी उसको कॉल करना चाहेंगे तो वो इनवैलिड होगा और आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो मतलब लोकल मतलब क्या है? उसकी जगह जितनी स्पेस होती है उसी में उतना उतना उसका उतना ही काम होता है और उसी जगह पे उसका काम होता है, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल उसके नाम में ही लिखा है। तो बस बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। A function is not allowed to access the local variable of other function, ठीक है। तो आपके पास दो फंक्शंस आपने लिख दिए, एक हो गया a और दूसरा हो गया b। और एक फंक्शन में लिखा हुआ वेरिएबल को अगर दूसरे फंक्शन में आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे एरर आता है और उसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। तो थ्योरी में बहुत सारा चीज़ें जो है क्लियर नहीं होता गाइस, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जब हम एग्जाम्पल पर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली मैं VS कोड में फिर से आ जाता हूँ और यहाँ पे एक जल्दी से एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले इन चीज़ों को हटा देता हूँ गाइस, और जो भी हमारे काम की चीज़ें सिर्फ उसको हम यहाँ पे रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे इस वाले का नाम मैं चेंज कर देता हूँ फिर से, स्टैटिक इंट, और उसके बाद ये जो पैरामीटर्स है इनको भी मुझे हटाना होगा यहाँ से, ठीक है। तो पैरामीटर सभी हट चुके हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, और फिर से मुझे इन चीज़ों को लिखना है। तो पहले मैं इसको कॉपी कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार जब तक हम लिखेंगे इसको थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन उसके बाद चेंजेस करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, पहली चीज़ तो मैं लिखूँगा गाइस यहाँ पे रनिंग
रनिंग टेस्ट मेथड। ठीक है, तो रनिंग टेस्ट मेथड मैंने लिख दिया और उसके बाद एक वेरिएबल मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा int n इक्वल टू 20 ले लूँगा, जो कि एक लोकल वेरिएबल है जिसको मैंने डिफाइन किया है। तो यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज द लोकल वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड टेस्ट मेथड लिखूंगा। ठीक है, तो एक लोकल वेरिएबल है गाइस, जिस इतना ही लिखना है मुझे। ठीक है, तो कमेंट मैंने लिख दिया जिससे कि आपको आसानी होगी अंडरस्टैंड होने में। उसके बाद और एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा, मतलब जो भी लोकल वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था उसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहूँगा। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ n वैल्यू इज, और यहाँ पे स्पेस कुछ ज़्यादा ही दे दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, और यहाँ पे n लिख लूँगा, मतलब n की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेन मेथड में आते हैं और इसको हम कॉल करते हैं गाइस। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे जगह जो थी उसको मैंने निकाल दी। अब देखिए मैं टेस्ट को बुला लेता हूँ। यहाँ पे पहली चीज़ मैं लिखूँगा टेस्ट और उसके बाद मैं लिखूँगा, ठीक है, तो उसके बाद टेस्ट को मैंने पहले बुलाया गाइस। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो n वेरिएबल मैंने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर करके रखा है n इक्वल टू 20, अब इसको मेन मेथड में डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ तो क्या ये प्रिंट होगा? हमारे रूल्स के हिसाब से ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, हमें एरर आना चाहिए। तो देखिए कैसे होता है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और इसको डोंट वरी मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा गाइज और एक बार। तो n वैल्यू इसके अंदर लिख रहा हूँ, अभी मेन मेथड के अंदर लिख रहा हूँ n वैल्यू इज, और यहाँ पे बाहर आकर मैं लिखूँगा n। अब देखिए ये जो n है ये मेन मेथड में कहीं पे भी मैंने डिफाइन नहीं किया, इसको यूज़र डिफाइन फंक्शन में यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया है। अब मैं इसको यहाँ पे मेन मेथड में बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी एरर आना चाहिए। अब देखते हैं एरर आता है या फिर नहीं। तो इसको मैं कर देता हूँ कंपाइल पहले, तो कंपाइल मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कैनॉट फाइंड सिंबल बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो n आप यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं इसको सिर्फ ये अपने मेन मेथड में ढूंढेगा। ठीक है, ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं उसमें ये प्रोग्राम नहीं जाएगा गाइस, क्योंकि उसको यहाँ पे बुलाया है। तो यहाँ पे बुलाए तो सिर्फ इतना एग्जीक्यूट होगा, और जब इस लाइन पे आएगा इसी मेन मेथड में n को ढूंढने की ट्राई करेगा, और जब इसको n नहीं मिलेगा तो ये एक एरर थ्रो कर रहा है कि ये जो n आप प्रिंट करना चाह रहे हैं ये मेन मेथड में मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है उसमें लिखे गए कोई भी वेरिएबल को, मतलब लोकल वेरिएबल को, आप दूसरे मेन मेथड हो सकता है या फिर कोई भी दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो सकता है, उसमें आप कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को हटा दूंगा तो यहाँ पे देखिए कि ये कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले कंपाइल कर देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया है अभी। अब इसको मैं यहाँ पे रन भी कर देता हूँ। तो मेन मेथड स्टार्टिंग हो रही है, पहला मेन मेथड स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद टेस्ट एग्जीक्यूट होगा, रनिंग टेस्ट मेथड, उसके बाद n वैल्यू इज 20, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है n वैल्यू इज n, तो n वैल्यू इज 20, उसके बाद मेन मेथड जो है यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है। होप को समझ में आ चुका होगा कि जो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है उसमें लिखे गए वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। उसको हम सिर्फ उसी लोकल यूज़र डिफाइंड फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ना कि कोई भी दूसरा मेन फंक्शन हो सकता है या फिर दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हम उसको बुला नहीं सकते। राइट, उसके एरिया में ही वो मतलब काम कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है लोकल वेरिएबल का एग्जाम्पल। अब देखिए दूसरा यहाँ पे वेरिएंट दिखाता हूँ मैं इसी का, कि कैसे दूसरा एरर आपको आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए गाइस मैं क्या करता हूँ, पहला एक टेस्ट मेथड को मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, और यहाँ पे रनिंग टेस्ट मेथड, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड में मैं अपने लोकल वेरिएबल को मैं डिफाइन करूँगा और उसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज़ को हटा देता हूँ। तो मतलब जो भी लोकल वेरिएबल था उसको मैंने हटा दिया है, और यहाँ पे देखिए system.out.println n वैल्यू इज n मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए मैंने लोकल वेरिएबल जो भी था उसको हटा दिया है अभी। अब क्या होगा गाइज, यहाँ पे नीचे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे एक n वैल्यू को डिफाइन कर देता हूँ, int n
इक्वल टू 20 लिख दूंगा। मतलब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल n लिखा है जिसको कि मैंने 20 से असाइन कर दिया है। अब मैं टेस्ट वेरिएबल को या फिर टेस्ट मेथड को यहाँ पे बुला रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन लिखना चाहूँगा जो होगा n वैल्यू इज n वैल्यू, इनफैक्ट ऐसे लिख सकता हूँ n वैल्यू फ्रॉम मेन मेथड इज, मतलब ये जो प्रिंट हो रहा है ये n वैल्यू मेन मेथड से प्रिंट हो रहा है, कुछ इस तरह से लिखूंगा। अब देखिए गाइस क्या हुआ, पहले मैंने इसमें वेरिएबल को डिफाइन किया था, अब उस वहाँ से डिलीट किया और मेन जो है इसमें मैंने इसको मेन फंक्शन में इसमें मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया है। अब मैं इसको रन करूँगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन क्या मेन से मैं दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन में एक्सेस कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है? इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम कह सकते हैं कि ये भी एक टाइप ऑफ लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल किसका है? ये मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो उसका मैंने वैल्यू 20 दे दिया। उसके बाद टेस्ट को रन कर रहा हूँ और इसको मैं यार आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या ये एक्सेसिबल है या फिर नहीं। अब क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैल्यू इज एन कैनॉट फाइंड सिम्बॉल एन। तो देखिए यहाँ पे भी एरर आ रहा है। क्या मतलब है इसका कि ये जो आप यहाँ पे एन को प्रिंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे ऊपर, इसका वन वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि ये जो एन है इसको ये टेस्ट के अंदर ही ढूंढना चाहेगा। तो जो भी वेरिएबल होता है उसको अपने जो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है उसी में हमें लिखना चाहिए। अगर मेन में भी लिखेंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं है, मेन में लिखेंगे तो सिर्फ मेन को एक्सेसिबल है, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में लिखेंगे तो सिर्फ यूज़र डिफाइंड फंक्शन में एक्सेसिबल है। ठीक है, अगर मैं एक काम करूँ एंट एन इक्वल टू 100 ऐसे अगर यहाँ पे लिखूंगा तब क्या हो सकता है गाइस। ठीक है, तो देखिए इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको कंपाइल करेंगे पहले और इसको मैं कर देता हूँ रन। तो देखिए कोई एरर ही नहीं आया, मतलब एक ही नाम का दो वेरिएबल मैंने लिखा है। यहाँ पे भी n इक्वल टू 100 लिखा, यहाँ पे भी n इक्वल टू 20 लिख दिया है मैंने। तो n तो सेम वेरिएबल का नेम है, लेकिन यहाँ पे इसको कोई दिक्कत क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ इस टेस्ट मेथड को संबंधित होगा, और यहाँ पे जो वेरिएबल है n इक्वल टू 20 ये सिर्फ मेन मेथड को संबंधित होगा। तो जिसकी मदद से अगर सेम डेटा टाइप और सेम वेरिएबल को मैं दो फंक्शन या फिर दो से भी ज़्यादा फंक्शन में लिख सकता हूँ, इससे जावा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये बात हो गई कि हम सेम वेरिएबल को दो मतलब फंक्शंस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए n वैल्यू इज़ 100 पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद n वैल्यू इज़ 20। तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं गाइस, राइट। ओके, तो एक इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं गाइस। ठीक है, तो इंट n इक्वल टू 100 हमने लिख दिया और इंट n इक्वल टू 10, ये तो चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक स्टैटिक वेरिएबल लिखेंगे। मतलब क्या कुछ ऐसा मेथड में ढूंढ सकता हूँ जिससे कि ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है उसमें भी एक वेरिएबल को मैं एक्सेस कर पाऊँ, और मेन मेथड होता है उसमें भी एक वेरिएबल को मैं एक्सेस कर सकूँ। क्योंकि हर बार मैं जो है ये करना नहीं चाहता कि जो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है उसी में मुझे वेरिएबल को डिफाइन करना, फिर उसी के अंदर यूज़ करना, ये कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जब भी हम बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा ग्लोबल सिनारियो या फिर स्टैटिक सिनारियो होना चाहिए जहाँ पे अगर एक बार मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया तो उसको चाहे मन चाहे वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि पाइथन में होता है। तो क्या इसमें भी ऐसा होता है? जी हाँ, होता है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ती है उसके लिए। तो उस लाइन को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ये जो स्टैटिक वेरिएबल होता है एक ग्लोबल वेरिएबल के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे हम उसको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं, और इन केस ऑफ पाइथन हम उसको ग्लोबल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल हम इसका लिख देते हैं गाइस। ठीक है, तो पहले फ़िलहाल मैं इन सभी चीज़ों को हटा देता हूँ और यहाँ से गाइस, या फिर हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये पूरा स्पेसेस वगैरह निकाल देगा, जो भी आपका प्योर कोड होगा उसको सिर्फ दिखाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्रैकेट्स है ऐसे इसमें ओपन कर दिया, कोई बात नहीं। चलो, तो इससे सबसे पहले मैंने क्लास प्रोग्राम 3 लिखा है, और इसको भी यार मैं हटा देता हूँ एफ रहना में। ठीक है, तो इसके बाद क्या करूँगा, एक लाइन लिखूँगा STATIC स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक इंट n इक्वल टू 20।
तो ये जो मैं वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ n=20, ये किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन में नहीं है, ना ये टेस्ट में है ना मेन में। तो इसको क्या कहते हैं हम, ग्लोबल वेरिएबल, मतलब इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ग्लोबल यहाँ पे नहीं आता कॉन्सेप्ट, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल, जो कि एक्सेसिबल होगा इन दोनों मेथड में। तो टेस्ट मेथड में भी इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ और मेन मेथड में भी एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए इसको मैं एक लाइव एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इट्स अ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो इसको सबसे ऊपर आपको डिफाइन करना होगा, सबसे ऊपर। जैसे क्लास ओपन होता है उसके नीचे ही जो भी आपका स्टैटिक वेरिएबल होता है जिसको कि आप सभी जगह यूज करना चाहते हैं, वहां पे इसको डिफाइन कर दो, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। उसके बाद स्टैटिक वाइड टेस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रनिंग टेस्ट मेथड, ये भी रहने देते हैं। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, इसको जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था इसको डिलीट कर दूंगा अभी गाइस, देखिए, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया और नेक्स्ट लाइन क्या लिख रहा हूँ, एन वैल्यू इज एन, मतलब जो एन वैल्यू है तो इसको इनफैक्ट एन वैल्यू इनसाइड द टेस्ट मेथड इज। तो इससे क्या होगा गाइस, थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा कि ये जो एन वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ये टेस्ट मेथड के अंदर का प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पे डिफाइन नहीं किया फिर भी प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या करता हूँ, फिर से मैं मेन प्रोग्राम में आता हूँ और इसी में भी उसको मैं कॉल कर लेता हूँ। अब देखिए पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे टेस्ट को बुला लूँगा जिससे कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये नहीं नहीं नहीं, ठीक, तो मुझे सेमीकोलन देना है। टेस्ट को मैंने बुला लिया। अब दूसरी चीज़ क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये मेन प्रोग्राम है इसमें डायरेक्ट मैं एन को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद एन वैल्यू इनसाइड द मेन मेथड इज। तो मेन मेथड के अंदर एन की वैल्यू क्या आ रही है, तो इसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अब देखिए, और इस मेन को हम क्लोज कर देंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब देखिए गाइस, दोनों यूज़र, मतलब इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन में कहीं पे मैंने एन वेरिएबल को नहीं लिखा और मेन फंक्शन में भी एन वेरिएबल को मैंने नहीं लिखा है। सिर्फ मैंने ऊपर स्टैटिक कह के एक वेरिएबल में इसको डिफाइन किया है। अब मैं इसको दोनों मेथड्स में, दोनों फंक्शंस में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ रन, और यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा आपको। पहले देखिए, मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर, रनिंग टेस्ट मेथड। उसके बाद टेस्ट मेथड में क्या होगा, the n value inside the test method is 20, n value inside the main method is 20, main method is ending। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई भी वेरिएबल को सभी फंक्शंस में या फिर मेन फंक्शन और जो भी दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उसमें अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो एक लाइन आपको ऊपर लिखनी होगी जो कि होगी स्टैटिक इंट n इक्वल टू 20। ये स्टैटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसी की मदद से ये जो है ग्लोबल वेरिएबल का रूप ले लेता है। तो ऐसे लिखने से जो भी होता है अपना वेरिएबल सभी फंक्शंस में हम एक्सेस इजीली कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल, राइट। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि मैं यहाँ पे लिखूंगा तो जो भी इसका वैल्यू होगा सेम सेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ गाइस। अब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 20 दे दी है। अब इसके अंदर आता हूँ, तो देखिए इन्हीं प्रॉब्लम्स में आपको फंसाया जाता है गाइस। n की वैल्यू मैंने 20 दे दी थी, अब यहाँ पे क्या दूंगा, 202 दे दूंगा। मतलब मैंने दूसरी बार n की वैल्यू यहाँ पे अपडेट की है। अब क्या लगता है कि ये जो टेस्ट मेथड में है ये जो 20 है ये प्रिंट होगा या फिर ये जो हमने दूसरी बार डिफाइन किया था वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये एक तो चेंज ये हो गया, राइट। तो अब देखिए इसको मैं सेव करता हूँ और इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। इसको हमने सेव कर दिया और कंपाइल कर रहा होगा इसमें यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको रन कर ले रहा हूँ। अरे ये क्या हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या चेंजेस होते हैं गाइस। मेन मेथड स्टार्ट हो रहा है एज यूजुअल, टेस्ट मेथड भी स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद एन वैल्यू इनसाइड द टेस्ट मेथड इज 200। मतलब ये जो स्टैटिक वेरिएबल जो कि दोनों के अंदर एक्सेसिबल था इसको इसने ओमिट कर दिया। मतलब टेस्ट में मैंने दूसरी बार क्या डिफाइन किया था कि n इक्वल टू 200 होगा। अगर मैं इसको जो भी, अगर मैं लोकल वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करूंगा तो उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। मतलब इसको इग्नोर मार देगा कि ये n वैल्यू 20 थी, चलो ठीक है 20 रहेगी, लेकिन मेरे टेस्ट के अंदर क्या लिखा है, मेरे फंक्शन के अंदर क्या लिखा है कि n की वैल्यू 200 है। तो मैं मेरा फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है उसको मैं
मानूंगा, ना कि जो ऊपर लिखा है सबसे ऊपर, मतलब सबसे बड़ा रूल जो लिखा है उसको मैं नहीं मानूंगा। तो कुछ इस तरह से होता है। जब भी लोकल वेरिएबल आता है वो जो ग्लोबल वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल होता है उसको ओमिट कर देता है या फिर उसको ओवरराइड कर देता है। तो कुछ इस तरह से एन की वैल्यू अगर मैं रीडिफाइन करूंगा यहाँ पे, तो जो रीडिफाइंड वैल्यू होगी वही प्रिंट होगी। और यहाँ पे मैंने कुछ रीडिफाइन नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वैल्यू सिर्फ 20 ही प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये भी दूसरा वेरिएबल होता है। मतलब ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए और एक चेंज यहाँ पे मैं करना चाहूँगा गाइज। क्या अगर मैं इसका डेटा टाइप हटा दूंगा तो क्या होगा? मैं इसका डेटा टाइप इंट नहीं लिखूंगा और इसको मैं सिर्फ n इक्वल टू 200 दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कॉल करने की कोशिश करूंगा गाइस। ठीक है, तो क्या लगता है कि आपको क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए अपना जो डेटा टाइप है ये मिसिंग है। क्या ये री इनिशियलाइज होगा या फिर नहीं होगा? तो पिछले केस में री इनिशियलाइज हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा या फिर नहीं होगा इसको हम देखते हैं। उससे पहले हम क्या कर देंगे गाइज, यहाँ पे एन की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश कर देंगे। पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा एन वैल्यू inside main method before। ठीक है, तो बिफोर टेस्ट फंक्शन इज कॉल्ड, और यहाँ पे कितनी एन की वैल्यू आ रही है उसको मैं पहले यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए एन की वैल्यू जो है इतनी आ रही है बिफोर की मैंने टेस्ट को बुलाया, मतलब अभी मॉडिफाई उसकी वैल्यू नहीं हुई है। उसके बाद मैंने टेस्ट को बुलाया और उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ लिखना चाहूँगा मैं, इस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ अपनी लाइन और लिखूँगा कि एन वैल्यू इनसाइड मेन मेथड, बिफोर को मैं कर दूँगा आफ्टर, मतलब सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ। आफ्टर टेस्ट फंक्शन इज कॉल्ड, और एन एज इट इज मैं प्रिंट करना चाहूँगा। तो क्या लगता है? ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ क्या हो गई, एन को मैंने 20 डिफाइन किया। उसके बाद क्या ये वेरिएबल एन इक्वल टू 200 जो है ये पूरे इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं पहले इसको एज इट इज प्रिंट करूँगा और उसके बाद ये जो मॉडिफिकेशन होगा उसके बाद एक बार प्रिंट करूँगा। अगर एक इक्वल रहेगा तो इससे हमें पता चलेगा कि एन की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या अगर मैं इंट नहीं डालूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इंट ना डालता और इसको n इक्वल टू 200 ऐसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा? तो पहले हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कंपाइल कर देता हूँ मैं और इसको रन करता होगा। इस देखिए कोई एरर नहीं आएगा आपको। मेन मेथड स्टार्टिंग ओवर हियर, मेन मेथड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और एन वैल्यू इनसाइड मेन मेथड बिफोर टेस्ट फंक्शन इज कॉल्ड 20 है, मतलब इस लाइन पे है। इस लाइन पे जब प्रोग्राम आता है और ये देखता है कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल है इसको डिफाइन किया गया है और इसकी वैल्यू 20 है। ठीक है, यहाँ पे मतलब सब कुछ ठीक रहा। अब क्या होता है, टेस्ट मेथड को बुलाया जाता है, यहाँ पे जाएगा फ्लो और यहाँ पे क्या है, रनिंग टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखिए रनिंग टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद क्या है, n इक्वल टू 200 लिखा है, जो कि वहाँ पे मैंने इंट भी नहीं लिखा। तो ये लोकल वेरिएबल होता तो यहाँ पे प्रिंट हो जाता बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, n वैल्यू इनसाइड द टेस्ट मेथड इज 200। चलो ठीक है, तो ये लोकल वेरिएबल हो गया इसका। और मैंने जब इसको इसका जो है डेटा टाइप नहीं दिया तो फिर भी इसने ले लिया कि ये इंटीजर ही है। ठीक है, तो n वैल्यू इनसाइड द टेस्ट मेथड इज 200 ले लिया और उसको इसने प्रिंट भी कर दिया। अब यहाँ पे देखिए n वैल्यू इनसाइड मेन मेथड आफ्टर टेस्ट फंक्शन इज कॉल्ड इज 200। अब इसके बाद क्या हो जाता है गाइज, अगर मैं डेटा टाइप को स्पेसिफाई नहीं करूँगा तो ये री इनिशियलाइज कर देगा पूरे के पूरे n वेरिएबल को। तो क्या करेगा, ये जो n इक्वल टू 200 है ये इसको रिप्लेस कर देगा। n इक्वल टू 20 जिस जगह पे था इसको हटा कर ये क्या कर देगा, 20 को 200 कर देगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप जो है मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि अगर हम कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन में लोकल वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो अगर उसी नाम से कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू अपडेट कर दी जाएगी लोकल वेरिएबल के वैल्यू से। ठीक है, तो अच्छे से समझ लो इसको, राइट।
एक दो बार इसको देख लो आराम से, ठीक है। तो कोई मतलब टेंशन मतलब गड़बड़ करने की कोशिश नहीं है गाइस, आराम से सीखो, एक ही बार सीखो, लेकिन अच्छे से ध्यान से सीखना है, ठीक है। तो ये हो गई बात की कैसे हम एक वैल्यू को ओवरराइड करते हैं, और जैसे इंट नहीं देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं इंट दे देता हूँ तो क्या होगा गाइस, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इंट मैंने डिफाइन कर दिया फिर से, और इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको कंपाइल कर देता हूँ गाइस। तो इसका आउटपुट जो एक्सपेक्टेड आना चाहिए आपको। अब देखिए मेन मेथड स्टार्टिंग एन वैल्यू इनसाइड मेन मेथड बिफोर फंक्शन स्टार्टिंग 20 है, और रनिंग टेस्ट मेथड हो गया एन वैल्यू इनसाइड द टेस्ट मेथड एन इक्वल टू 200 आ गया। और फिर से यहाँ पे पिछली बार 200 आया था क्योंकि मैंने इंट मिस कर दिया था। अब मैं इंट डाल रहा हूँ तो सिर्फ ये लोकल वेरिएबल हो रहा है, और सिर्फ ये इसी को इफेक्ट करेगा, ना कि स्टैटिक वेरिएबल को इफेक्ट करेगा। तो इंट अगर मिस कर देंगे तो पूरा का पूरा वेरिएबल सभी जगह पे ग्लोबली चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ कहने का मतलब इतना ही था इस पूरे एग्जाम्पल्स का, ठीक है। तो ये हो गए कुछ ब्यूटीफुल एग्जांपल्स रिगार्डिंग फंक्शंस कैसे काम कर सकते हैं, और कैसे हम उसको यहाँ वहाँ से चेंज कर सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि इसमें एरर आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है गाइस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन। तो कैसे फंक्शन एग्जीक्यूशन होता है और क्या कुछ इसमें होता है, ठीक है। तो इसको भी हम शॉर्टली देख लेंगे। 1 आवर हो चुका है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होगा, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए क्योंकि ये बड़ा प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो बड़ा एक मतलब ट्यूटोरियल टाइप है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, थोड़ा सा ब्रेक मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा वॉइस में चेंज भी आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम अब देखेंगे फंक्शन एग्जीक्यूशन। तो फंक्शन एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या बताता है गाइस आपको कि किस तरह से जो आपका फंक्शन है एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका फ्लो बताएगा, ठीक है। तो फंक्शन एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी टाइप काइंड ऑफ बड़ा प्रोग्राम अगर है तो उसको एनालाइज करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी इसकी मदद से। ब्यूटीफुल डायग्राम में यहाँ पे मैंने डाला है, उसको भी हम समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो एनी फंक्शन एग्जीक्यूशन जनरली कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ फंक्शंस। तो दो फंक्शन होते हैं कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूशन में, एक होता है कॉलर फंक्शन और दूसरा होता है कॉल्ड फंक्शन। तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, कॉलर फंक्शन क्या होता है और कॉल्ड फंक्शन क्या होता है। Here a function which makes a call to another function is known as caller function, and a function which is called by another function is called as called function. तो बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत नहीं होना, ठीक है। तो जो भी फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है उसको हम बोलेंगे कॉलर। अगर आप एक व्यक्ति है ए और दूसरे व्यक्ति बी को फोन लगा रहे हैं तो आपको आपका यहाँ पे क्या रोल होगा कि आप कॉलर हैं, और जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे कि कॉल्ड पर्सन। आप कॉलर है और दूसरा कॉल्ड है, तो सेम चीज यहाँ पे होती है, एक फोन है और दूसरा फोन है, एक कॉलर फोन है और एक कॉल्ड फोन है, ठीक है। तो इतना ही आसान है गाइस, ठीक है। एक अच्छे एग्जाम्पल की तरफ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब बिल्कुल इसको ध्यान में रख दीजिए। उसके बाद हो गया कॉलर कौन है कॉल्ड कौन है, इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है। व्हेन अ कॉलर फंक्शन कॉल्स द कॉल्ड फंक्शन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन गोज टू कॉल्ड फंक्शन देन रिटर्न्स बैक टू द कॉलर फंक्शन। अब ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी है यार, मतलब चलो ठीक है मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए जब भी एक कॉलर फंक्शन कॉल्ड फंक्शन को बुलाता है, यहाँ पे देखिए एक कॉलर है गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉलर फंक्शन और एक कॉल्ड फंक्शन है। जैसे ही ये कॉलर फंक्शन कॉल्ड फंक्शन को बुलाएगा तब इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है यहाँ से हट जा, मतलब यहाँ पे F2 ऑफ, यहाँ पे देखिए इसको मैंने लिखा है, तो F2 जो है कॉल्ड फंक्शन है। जैसे ही इसको देखेगा यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही इसको देख लेगा इसको पता चल जाएगा कि F2 जो है एक फंक्शन है जो कि दूसरा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उस पर मुझे एग्जीक्यूशन करनी होगी पहले, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न होगा। तो यहाँ तक आएगा, यहाँ से जाएगा, ये जो पूरा F2 है इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर से वही स्टेटमेंट को आएगा, उसके नीचे की जो भी स्टेटमेंट्स होगी उसको एग्जीक्यूट करूँगा, मतलब करेगा, ये जो JVM वर्चुअल मशीन होता है वो करेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या कुछ होता है, हमने देखा है कि पैरामीटर्स को पास किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स को डिफाइन भी किया जाता है, क्या कुछ होता है इन दोनों के बीच में। तो कैन रिसीव द वैल्यूज ओनली थ्रू पैरामीटर्स। तो ये जो यहाँ पे पैरामीटर्स लिखना चाहिए था, या फिर शायद हाइड हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड हो चुका था, आप देख सकते हैं। कैन रिसीव द वैल्यूज ओनली थ्रू पैरामीटर्स, कैन रिसीव द वैल्यूज ओनली थ्रू पैरामीटर्स, और यहाँ पे इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अब सही है, ये जो कॉल्ड फंक्शन होता है
ये कैसे वैल्यूज़ को कैसे मतलब ले लेगा, जो कॉल्ड फंक्शन है इसको पैरामीटर्स पास करने होंगे जो कि यहाँ पे इनपुट के तौर पर एक्ट होंगे। कॉलर फंक्शन के पैरामीटर्स यहाँ पे इनपुट के तौर पे एक्ट होंगे, जिस पर एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखे हैं। उसके बाद गिव्स वैल्यूज टू द कॉल्ड फंक्शन, यहीं पे सेम चीज़ लिखी है। ये जो कॉलर फंक्शन है कॉल्ड फंक्शन को वैल्यूज देगा जो कि पैरामीटर्स हो गए, इसको हम कहते हैं पासिंग ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जब ये एग्जीक्यूशन होगा वहाँ पे सब कुछ कैलकुलेशन होने के बाद रिटर्न बैक द वैल्यूज टू कॉल्ड फंक्शन, यहाँ पे जो भी हम वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं इसको ये वापस से कॉल्ड फंक्शन को, कॉलर फंक्शन को दे देगा, और उसको हम कहते हैं रिटर्निंग ऑफ वैल्यूज और रिटर्न वैल्यूज। तो ये सारा चीज़ होता है दो फंक्शन के बीच में, एक कॉलर फंक्शन होगा और एक कॉल्ड फंक्शन होगा। अब रिटर्निंग वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब रिटर्न वैल्यूज क्या हो सकता है, इंटीजर रिटर्न कर सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, कैरेक्टर रिटर्न कर सकता है, या फिर स्ट्रिंग्स रिटर्न कर सकता है, कुछ भी रिटर्न कर सकता है, जो कि डिपेंड होगा अपने एप्लीकेशन पे हम क्या कुछ करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं कॉलर के पास में। तो कॉलर जब ये रिटर्न वैल्यूज को रिटर्न करेगा, आप या तो कॉलर फंक्शन उसको इग्नोर मार देगा, जो भी रिटर्न आई है वैल्यूज उसको इग्नोर मारेगा और उसको यूज़ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे और भी एक ऑप्शन होता है कि जो भी ये वैल्यू कॉल्ड फंक्शन जो है कैलकुलेशन होने के बाद एक वैल्यू को दे रहा है, उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा और इन फ्यूचर कैलकुलेशन में मैं इसको यूज़ भी कर सकता हूँ। तो इन जनरल केस में इग्नोर तो हम नहीं मारेंगे, अगर इसको हम यूज़ करना चाहते हैं तो सेकेंड ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे और उसके बाद इसको फिर जहाँ चाहे वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है गाइस एग्जीक्यूशन, फंक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसका फ्लो आपको पता होना चाहिए। यूज़र डिफाइंड जो भी फंक्शन होते हैं, कॉलर और कॉल्ड फंक्शन, इस पर आपको जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब फंक्शन रिटर्न टाइप पे भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल प्रैक्टिकल कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एग्जांपल्स इस पर देख लेते हैं वी एस कोड में जल्दी से। तो वी एस कोड में यहाँ पे खोल लेता हूँ गाइस, और इस बार को हटा देता हूँ, इसका कोई महत्व यहाँ पे नहीं रहता अभी। अब देखिए एक प्रोग्राम लिखता हूँ गाइस, जो कि मतलब सिंपल ही होगा, लेकिन इस सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ पहले। अगर आपको समझ में तो आ ही गया है कि क्या यूज़र डिफाइंड है और क्या कुछ है, तो इस चीज़ों की कोई अभी वैल्यू नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैंने हटा दिया, और यहाँ पे देखिए स्टैटिक, और यहाँ पे मैं अभी इतनी देर तक वाइड लिख रहा था, अब मैं रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ला रहा हूँ। स्टैटिक यहाँ पे लिखूंगा इंट, मतलब ये जो फंक्शन है टेस्ट, ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो वाइड अगर लिखेंगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इंट लिखूंगा तो इसको इंट रिटर्न करना होगा, फ्लोट लिखूंगा तो फ्लोट रिटर्न करना होगा, स्ट्रिंग लिखूंगा तो स्ट्रिंग रिटर्न होगा। तो इंट मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ, और यहाँ पे कोई पैरामीटर अभी के लिए पास नहीं कर रहा हूँ मैं। और ये क्या लिख रहा है कि प्रॉब्लम डॉट जावा 1 of 3 प्रॉब्लम्स, क्या है भाई प्रॉब्लम, चलो इसको मैं इग्नोर मारता हूँ अभी के लिए। ठीक है, स्टैटिक इन टेस्ट, और उसके बाद ये जो पैरामीटर्स होंगे उसके, और उसके अंदर मैं लिखना चाहूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे लिखूँगा रनिंग टेस्ट मेथड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट मैं पहले नहीं दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, और इस चीज़ को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इस एंड को भी सिर्फ इतना लिखता हूँ कि रनिंग टेस्ट मेथड। और यहाँ पे देखिए इसका रिटर्न टाइप मैंने इंट लिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वाइड लिखता तो चलता, लेकिन इंट लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे एक रिटर्न टाइप लिखना होगा। लेकिन पहले मैं इसको लिखूंगा और ऐसे ही आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। अब मैं इस फंक्शन में आ जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए पहला तो इस चीज़ को हटा दूंगा मैं, जो कि हमने पिछली इसमें यूज़ किया था, और इसको भी हटा दूंगा। चलो इस सब को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे एक लाइन लिखनी है गाइस, जो कि होगी एक फंक्शन कॉल टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो कॉलिंग द टेस्ट फंक्शन। अब यहाँ पे एक एरर आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एरर क्या आता है, कंपाइल कर देते हैं पहले इसको हम। तो ये देखिए क्या कह रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ये जो बोल रहा है प्रोग्राम जावा 6th लाइन पे जो है, यहाँ पे मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एक रिटर्न स्टेटमेंट डालेंगे, अगर आपने नहीं डाला है तो यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका मतलब है कि जब भी आप, अगर मैं यहाँ पे इसी को चेंज करके अगर मैं वाइड लिखूंगा और इसको कंपाइल करूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइस, क्योंकि वाइड का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। तो देखिए कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया,
और एग्जीक्यूशन एरर भी नहीं आएगा। मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर, रनिंग टेस्ट मेथड, मेन मेथड इज एंडिंग ओवर हियर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैं इसको वाइड को हटाऊंगा और इसमें इंट लगा दूंगा, इसका मतलब होता है कि ये जो टेस्ट मेथड है ये एक इंटीजर को रिटर्न करेगा, लेकिन इंटीजर को मैं रिटर्न करने की एक लाइन होती है रिटर्न इंट, उसको लिख ही नहीं रहा हूँ। अगर नहीं लिखूंगा तो यहाँ पे एरर मुझे आ ही जाएगा। अरे यहाँ पे ठीक है, इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ फिर से। देखिए मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, तो मिसिंग रिटर्न वैल्यू ऐसे आ जाता है गाइस, ठीक है। अब ऐसे लिख दिया। अब और एक चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि इंटीजर तो मैं लिख दूंगा लेकिन सिर्फ रिटर्न लिखूंगा गाइस, रिटर्न की वैल्यू जो होगी उसको नहीं लिखूंगा। तो क्या होगा, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न लिखूंगा और उसके बाद क्लोज कर दूंगा। क्या रिटर्न करना है, इंटीजर करना है, फ्लोटिंग पॉइंट करना है, इसके बारे में मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा। तो अगर ऐसे लिखूंगा तो देखिए क्या होता है, इसको हम कंपाइल कर देते हैं। अरे यार ये डायरेक्टली रन हो रहा है गाइस, देखिए पहले इसको कंपाइल करना होगा। तो ये कंपाइल का कमांड मैंने दे दिया। देखिए इनकम्पैटिबल टाइप्स, मिसिंग रिटर्न वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिटर्न तो आपने लिख दिया है लेकिन क्या रिटर्न करना है इसके बारे में आपने नहीं लिखा, तो ये भी एक एरर आता है गाइस, मिसिंग। अगर मैं यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट हटा दूंगा तो उसको क्या कहेंगे, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। और यहाँ पे सिर्फ मैं डेटा टाइप को हटा दूंगा तो मिसिंग रिटर्न वैल्यू। तो क्या वैल्यू मुझे रिटर्न करनी है उसी को मैंने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया, राइट। तो मतलब मैं आपको पॉसिबल वेज बता रहा हूँ कि जो भी हम एरर्स करते हैं बेसिकली क्या कुछ होते हैं, तो इससे आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी गाइस। मैं डायरेक्टली आपको इस पर एग्जांपल्स दिखा सकता था कि देखिए कैसे आप रिटर्न कर सकते हैं वैल्यूज़, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आपको कुछ जो गलत तरीका होता है जब आप उसको सीख लेंगे तो सही तरीका बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप मेरे जो भावना है उसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक जो वैल्यू रिटर्न होता है उसको कैसे सेव किया जाता है एक वेरिएबल में, इसका भी एक उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ओके, तो रिटर्न रनिंग टेस्ट मेथड इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। अब क्या लिखूंगा गाइज, मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूंगा और यहाँ पे जैसे कि ये इंटीजर को रिटर्न करना चाहिए तो रिटर्न 25 करूँगा। 25 इंटीजर है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसको थोड़ा सा मैं स्पेस हटा देता हूँ, ये सब कुछ जो मैंने रखा है, और यहाँ से भी स्पेस को हटाएंगे गाइस। ओके, अब हो गया। अब देखिए मेरा मेन मेथड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्टैटिक इसका भी स्टार्ट हो रहा है, मेन मेथड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब टेस्ट को मैंने यहाँ पे बुलाया, ठीक है। तो टेस्ट को बुलाने के बाद देखिए कि क्या मतलब टेस्ट को बुलाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न होगा, मतलब कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो पहले मैं इसको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद रन करूँगा तो एज इट इज़ रन होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो 25 था ये जो है इग्नोर कर दिया गया, ये पहला केस दिखा रहा होगा इसने 25 को रिटर्न किया लेकिन मेन फंक्शन ने क्या किया, उसको इग्नोर मार दिया, ठीक है। जैसे मतलब चलो उसको छोड़ दो, तो यहाँ पे इसने इग्नोर मार दिया है अभी, राइट। अब इग्नोर मार दिया, ये पहली केस हो गई। अब दूसरे केस में मैंने बताया था कि जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया था, यार कहाँ पे, पहले इग्नोर द रिटर्न वैल्यू। तो इस केस में यही हुआ कि इसने 25 को रिटर्न किया लेकिन इसने इग्नोर मार दिया। अब भी केस में क्या है, सेव द रिटर्न वैल्यू इन अ वेरिएबल, और उसको मैं कैलकुलेशन में भी यूज़ करके दिखाऊंगा। ये जो 25 रिटर्न कर रहा है उसको मैं एक वेरिएबल में सेव करूंगा और उसको अपने कोई भी कैलकुलेशन होता है उसमें यूज़ कर लूँगा। तो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए इसके नीचे क्या लिखूंगा गाइज मैं, ओके, तो इसके नीचे लिखूंगा इंट, कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, लेटर से एक्स ले लूँगा, इंट एक्स इक्वल टू टेस्ट जो कि फंक्शन का नेम है, और उसके बाद ऐसे लिख दूंगा और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंटीजर ले रहा हूँ, डेटा टाइप एक इंटीजर का ले रहा हूँ और उसका वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स है। इसका मतलब इसका एक नटशेल में अर्थ इतना ही होता है कि जो भी वैल्यू आएगी सेव द रिटर्न वैल्यू इनटू एक्स वेरिएबल। तो जो भी रिटर्न यहाँ पे आएगी वैल्यू उसको एक्स वाले वेरिएबल में यहाँ पे सेव कर दिया जाएगा। तो सिर्फ इतना ही होता है गाइस इसका अर्थ, ठीक है।
तो अब मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ कि जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में सेव हो रही है या फिर नहीं। तो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखना चाहूँगा गाइस कि वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया। अब देखिए कि एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ पहले। कंपाइल हो चुका है गाइस। अब यहाँ पे इसको रन कर देते हैं। मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर, रनिंग टेस्ट मेथड अगेन 2 बार कॉल किया था मैंने इसलिए, ठीक है। तो टेस्ट मेथड एक बार रन हुआ, उसमें से कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं आई, इसलिए एक बार दिखा रहा है। और रनिंग टेस्ट मेथड अगेन, यहाँ पे मैंने टेस्ट मेथड को कॉल किया और उसका जो वैल्यू आया था उसको मैंने यहाँ पे एक्स में स्टोर कर लिया। तो देखिए एक्स में स्टोर कर लिया, वैल्यू ऑफ एक्स इज 25, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 25 यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इंट, अब मैं कैलकुलेशन करूँगा इससे, x इक्वल टू एक्स प्लस 100, तो 100 ऐड कर रहा हूँ मैं। जो भी वैल्यू आई थी, जो 25 एक्स में स्टोर हुआ है, उसको मैं 100 ऐड कर दूंगा और उसको प्रिंट करूंगा। तो अभी 125 मुझे आना चाहिए। तो इसको कंपाइल करता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेरिएबल एक्स इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द मेन मेथड। अरे यार, फिर से मैं एक्स ले रहा हूँ गाइस। तो इसको मैं कुछ नेम चेंज कर देता हूँ। इसको मैं वाई ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं वाई को प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो अभी हो जाना चाहिए। चलो इसको कंपाइल करते हैं फिर से। अब इसको हम रन करते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ एक्स इज 25 एंड मेन मेथड इज एंडिंग हियर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एक्स मैंने रखा था इसलिए एक्स दिखा रहा है। वैल्यू ऑफ वाई इज 125। मतलब जैसे कोशिश यही है कि मेरी जो भी वैल्यू आप रिटर्न करेंगे उसको भी आप कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो वैल्यू ऑफ वाई इज 125। मैंने 25 इस ऊपर वाले फंक्शन से रिटर्न कर लिया, उसको एक्स में स्टोर कर लिया, उसको वाई की कैलकुलेशन में यूज़ किया और यहाँ पे प्रिंट किया। तो देख सकते हैं कि आप y की वैल्यू 125 मुझे मिल रही है। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं एक फंक्शन को जहाँ पे रिटर्न टाइप भी स्पेसिफाइड होगा। अगर आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट पूरा मिस करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में मैंने बताया। अगर इसका इंटीजर भी हम डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या कुछ होगा, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें स्क्वायर ऑफ अ नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखते हैं, स्टैटिक इंट, और उसके बाद टेस्ट हमने ले लिया और यहाँ पे एक पैरामीटर मैं ज़रूर पास करूँगा जिसका नाम होगा इंट n, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, रनिंग द टेस्ट मेथड। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहूँगा गाइस, ओके। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, इंट रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ पे मेरा n जो है पैरामीटर है, तो n को मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, n स्टार n कर दूंगा। और उसके बाद मैं रिटर्न यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, रिजल्ट करना चाहूँगा, क्योंकि रिजल्ट में ही मेरा स्क्वायर ऑफ द नंबर स्टोर्ड है। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग मैं क्या करना चाहूँगा, अपने मेन मेथड में भी इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर। और उसके बाद मैं क्या लिखना चाहूँगा, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ गाइस, और इनफैक्ट इन सभी चीज़ों को हटा देता हूँ, राइट। हम फिर से लिखेंगे सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा वैल्यू होगा वो रिटर्न इंटीजर ही होगा ऑब्वियसली, और उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ रिजल्ट 1 में। और उसका वैल्यू कैसे आएगा, टेस्ट मेथड को मैं पास करूँ, टेस्ट मेथड को मैं बुलाऊंगा विथ वेरिएबल की लेटर से मैं 5 का जो स्क्वायर है उसको डिफाइन करना चाहता हूँ, तो ऐसे मैंने बुला दिया। अब क्या होगा, टेस्ट मेथड कॉल होगा विद पैरामीटर 5, मतलब 5 का स्क्वायर फाइंड आउट होगा और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 1 में स्टोर हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि नॉट मेन मेथड स्टार्टिंग, जस्ट डिलीट दिस थिंग एंड यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्क्वायर ऑफ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नंबर इज, स्क्वायर ऑफ नंबर इज, और यहाँ पे रिजल्ट को मैं प्रिंट करूँगा गाइस, रिजल्ट 1 को, ठीक है, जो कि अपना स्क्वायर को स्टोर कर रहा है। अब ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, मतलब एक बार तो मैंने डिफाइन कर लिया, पहले इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद और थोड़े से वेरिएंट्स देखेंगे कि इसमें और क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो इसको हम, अरे यार यहाँ स्टक हो गया है थोड़ा सा मेरा पीसी गाइस,
अब इसको मैं रन करता हूँ। अब देखिए मेन मेथड स्टार्टिंग ओवर हियर, रनिंग टेस्ट मेथड, स्क्वायर ऑफ नंबर इज 25। तो मैंने 5 दिया था, उसका 25 आंसर आ रहा है, सही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ को फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एक बार। इंट रिजल्ट, अब रिजल्ट 1 निकाल कर मैं 2 कर दूंगा और यहाँ पे 5 का नहीं, मुझे 25 का स्क्वायर चाहिए और इसको मैं प्रिंट करूंगा रिजल्ट 2 को। अब दो मैंने बुला दिया, एक 5 का स्क्वायर होगा और एक दूसरा 25 का स्क्वायर होगा। तो इसको हम कंपाइल कर देते हैं पहले। तो कंपाइल होने के बाद इसको हम रन कर देंगे। अब देखिए स्क्वायर ऑफ नंबर इज 25, स्क्वायर ऑफ नंबर इज 625। तो कुछ इस तरह से हम एक पैरामीटर दे सकते हैं और उसके बाद रिटर्न टाइप ले सकते हैं उसका कि क्या होगा। अगर देखिएगा इसमें यहाँ पे कर दूँ कि रिटर्न रिजल्ट है और यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो इंट है इसको मैं करूँगा क्यार। तो यहाँ पे एरर आना चाहिए क्योंकि ये जो आउटपुट है, जो भी आउटपुट मुझे मिलता है वो यहाँ पे जो डिफाइंड होता है कि रिटर्न टाइप उसको मैच करना चाहिए, तभी ये, मतलब इसको नहीं, चलो इसको नहीं, यहाँ पे आप इंट यहाँ पे रहने देते हैं। जो भी रिटर्न टाइप मैंने इंट लिखा था इसको मैं क्यार कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका स्क्वायर होगा वो कैरेक्टर होगा। क्या कैरेक्टर होता है? नहीं होता है क्योंकि इंटीजर ही होता है। ये अभी एरर थ्रो करना चाहिए। तो इसको मैं क्या करूँगा, अभी कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ और यहीं पे मुझे एरर आ जाता है कि यहाँ पे क्या कहता है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्शन फ्रॉम इंट टू क्यार, रिटर्न RES। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो आपका वैल्यू है ये रिटर्न में आ रहा है और उसको आप एक कैरेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको सबको पता है कि जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स की जगह लेता है और जो कैरेक्टर होता है सिर्फ 2 बाइट्स की जगह लेता है। तो 4 बाइट से आप 2 बाइट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो डेटा है लॉस हो सकता है। तो बेसिकली इसको आउटपुट नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझे इंट लगने पर ही इसका आउटपुट मिलता है, ठीक है। ये बात हो गई मतलब रिटर्न टाइप के बारे में और रिटर्न वैल्यू के बारे में, राइट। अब आता है फंक्शन रिटर्न टाइप के बारे में कुछ एग्जांपल्स करने का टाइम। तो पहले उसका थ्योरी देख लेता हूँ मैं कि आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है फंक्शन रिटर्न टाइप, ठीक है। इस पर एक फ्यू पॉइंट्स है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम पहले देख लेते हैं। फंक्शन रिटर्न टाइप क्या होता है बेसिकली, अ फंक्शन कैन रिटर्न द रिजल्ट ऑफ एन कैलकुलेशन यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट, जो कि मैंने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यू द फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न। तो किस टाइप का वैल्यू ये दे रहा है ये फंक्शन, इसको डिफाइन कर देगा रिटर्न टाइप। ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया। रिटर्न वैल्यू एंड द रिटर्न टाइप मस्ट मैच, ये भी हमने देख लिया। इफ अ फंक्शन डजंट वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू द रिटर्न टाइप शुड बी मेंशन्ड एज वाइड। मतलब अगर मैं कुछ भी रिटर्न यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ तो रिटर्न टाइप को हम इंट फ्लोट कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसको वाइड कर देंगे, तो कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करेगा और आपको एरर भी नहीं थ्रो करेगा। द फंक्शन कॉल कैन बी मेड इन एनी स्टेटमेंट्स, मतलब क्या मैं प्रिंट में एक फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने देखा कि मैं मेन के बॉडी के अंदर फंक्शन को बुला रहा था और उसका रिजल्ट जो है दूसरे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा था। अगर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट में फंक्शन को बुलाना चाहूँ तो वहाँ पे क्या होगा, उसमें दो केसेस आते हैं, उसको मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो इनसाइड प्रिंट स्टेटमेंट वी कैन कॉल अ फंक्शन विच डजंट हैव वाइड रिटर्न टाइप। मतलब अगर प्रिंट स्टेटमेंट में आप अगर कोई भी फंक्शन बुला रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप वाइड नहीं होना चाहिए। वाइड नहीं होना चाहिए मतलब इसका क्या हुआ कि जब भी आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कुछ भी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, लेकिन वाइड होगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा तो आप प्रिंट क्या करोगे, वहाँ पे लॉजिक सही नहीं बैठेगा, ठीक है। तो जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट में कोई फंक्शन को बुला रहे हैं उसका बेसिकली रिटर्न टाइप जो है वाइड छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये थ्योरी है और इसको मैं बताता हूँ कि एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ फंक्शन कॉल कैन बी मेड इन अ एक्सप्रेशन फॉर ओनली दोज फंक्शंस विच डजंट हैव वाइड रिटर्न टाइम। तो ये फंक्शन कॉल को एक्सप्रेशन में हम बुला सकते हैं जहाँ पे उसका रिटर्न टाइप वाइड नहीं होना चाहिए। प्रिंट में बुलाना चाहते हैं तो उसका भी वाइड नहीं होना चाहिए और एक्सप्रेशन में बुला रहा हूँ तो वहाँ पे भी वाइड नहीं होना चाहिए। बेसिकली वाइड का मतलब यहाँ पे रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं आएगी। वाइड रिटर्न में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी तो मैं उसको प्रिंट क्या करूँगा और उसको कैलकुलेशन में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है गाइस। और यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम आपको उसका लिख के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसी प्रोग्राम में हम एडिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, स्टैटिक इंट
और एक मैं टेस्ट डिफाइन कर देता हूँ और वहाँ पे पैरामीटर जो इसको पहले हटा देता हूँ गाइस। अरे नहीं नहीं नहीं, ओके ओके ओके, इट्स ओके, ठीक है। तो इसको बैक स्पेस करके ये जो पैरामीटर है इसका मैंने हटा दिया और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इसको भी मैंने हटा दिया और रिटर्न में क्या लिखूँगा, लेट अस से एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ डायरेक्टली मैं 123 की, ठीक है। तो रिटर्न टाइप इस, और उसके बाद और एक मैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे लिखूँगा गाइज, और यहाँ पे लिखूँगा स्टैटिक, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ एक इसका नाम दे देता हूँ, लेट अस से डिस्प दे दूंगा मैं, ठीक है। तो डिस्प मैंने इसका नाम दे दिया और ये वाइड है, मतलब कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं करा, आप देख सकते हैं वाइड लिखा है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे भी एक आउटपुट फंक्शन या फिर आउटपुट स्टेटमेंट मैं लिखना चाहूँगा जो कि कुछ इस तरह से होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रनिंग टेस्ट मेथड है, इसको मैं चेंज करूँगा और इसको लिखूँगा डिस्प मेथड, ठीक है। अब रनिंग डिस्प मेथड हो गया और इसको मैं क्लोज भी कर दिया हूँ। यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ पे मेन मेथड अपना स्टार्ट हो रहा है जो कि हमने लिखा है ऑलरेडी, और मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर। और मेन मेथड में क्या करना चाहूँगा गाइज, मैं देखिए इस सब को डिलीट कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। मेन मेथड में क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट हम अब अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं इन सब को हटा देता हूँ गाइज, इतना नहीं इतना। अब देखिए इसके अंदर क्या करना चाहूँगा मैं, ये जो टेस्ट मेथड है इसको पहले मैं बुलाऊंगा, ठीक है। दोनों को बुला के दिखाता हूँ कि क्या होता है पहले, ठीक है। तो ये टेस्ट मेथड को मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर बुला रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, इसी के अंदर मैं अपने टेस्ट मेथड को, और यहाँ से स्ट्रिंग से मुझे हटाना होगा इससे, नहीं तो इसको कंसिडर नहीं करेगा। तो टेस्ट मेथड को मैं मेन मेथड के प्रिंट के स्टेटमेंट में बुला रहा हूँ, ठीक है। प्रिंट द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो भी रिटर्न वैल्यू होती है उसका जो है प्रिंट कर देगा। अब देखिए इसको मगर मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए पहला ये दिखा देता हूँ और उसके बाद दूसरा दिखाऊंगा कि अगर मैं ऐसा वाइड को मैं करना चाहूँगा तो देखिए कोई वैल्यू यहाँ पे एरर नहीं आया। मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर रनिंग टेस्ट मेथड, और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या आई है 123, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिटर्न वैल्यू लिखा था, ये इंटीजर है और इसका वैल्यू इंटीजर रिटर्न हो रहा है, और मेन मेथड इज एंडिंग हियर। अब मैं इसमें ट्विस्ट डालूंगा गाइस। अब क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे टेस्ट की जगह मैं डिस्प को बुलाऊंगा अभी, ठीक है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, ये जो डिस्प मेथड है इसको क्या डिफाइन किया है हमने, वाइड किया है, इसका मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो ये डिस्प्ले क्या करेगा, तो डिस्प्ले नहीं कर सकता और यहाँ पे हमें एरर आएगा। तो देखिए कैसे एरर आता है, इसको मैं कंपाइल करता हूँ और यहीं पे आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, वाइड टाइप नॉट अलाउड हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और डिस्प जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे वाइड टाइप जो है अलाउड नहीं है, आप यहाँ से नहीं लिख सकते हैं। तो एक कॉमन टाइप ऑफ एरर है जो कि बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको देखने को मिलता है गाइस, ठीक है। तो इसको भी हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो बिल्कुल आप इसको और एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। और बढ़ता हूँ मैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और जहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल निकाल देता हूँ गाइस, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया मैंने। अब स्टैटिक इंट और स्क्वायर को डिफाइन करने की एक तरकीब दिखा देता हूँ, एग्जांपल है गाइस जस्ट, ठीक है। तो स्क्वायर और पैरामीटर डिफाइन करता हूँ इंट एन, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, मतलब मैं कुछ भी ऐसे कैलकुलेशन नहीं करूँगा, रिटर्न डायरेक्टली एन स्टार एन कर दूंगा तो क्या ये आउटपुट देगा, ऑफकोर्स इसको देना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन भी यहीं पे हो रहा है और रिटर्न वैल्यू भी यहीं से आ रही है। और यहाँ पे इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि एक इंटीजर लिखूँगा a इक्वल टू 5, दूसरा इंटीजर ले लूँगा b इक्वल टू लेट से 3 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो a इक्वल टू 5 ले लिया और इंट b इक्वल टू 2 ले लिया। उसके बाद क्या करता हूँ गाइस, इंट और एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेता हूँ,
रिजल्ट, ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पे ये वाला स्क्वायर फंक्शन को मैं कॉल करूँगा स्क्वायर, और उसके अंदर क्या इनपुट दे रहा होगा इस पहला जो है स्क्वायर, मतलब उसका इनपुट होगा ए, मतलब पहला 5 का स्क्वायर करो, उसके बाद मैं प्लस करूँगा इसको, तो उसके बाद देखिए कैसे लिख रहा हूँ, बेसिकली एक फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अब समझिए इसको 2ab, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर करा होगा, इस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा, तो SQUARE, और उसके अंदर मैं बी लिखूंगा, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। और मेन मेथड एंड होने से पहले इसके रिजल्ट को मैं प्रिंट करवाना भी चाहूँगा, तो बेसिकली इसको सेमीकोलन से क्लोज करके यहाँ पे लिखूँगा कि द रिजल्ट इज, ठीक है, तो इसको डिलीट कर दिया, द रिजल्ट इज, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा रिजल्ट को, ठीक है, तो रिजल्ट को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब देखिए कि क्या होता है गाइस, ठीक है, तो इसको मैं पहले कंपाइल कर देता हूँ जल्दी से। ओके, जल्दी से कंपाइल करने के बाद मैं जल्दी से इसको रन भी कर दूंगा। तो मेन मेथड इज स्टार्टिंग ओवर हियर, रनिंग टेस्ट मेथड अगेन, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मैंने इसको कॉल किया है, एक स्क्वायर में और दूसरा भी स्क्वायर में, उसके बाद 64 आया है, ठीक है, तो 5 का यहाँ पे 25 आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 का 9 आ जाएगा, तो बेसिकली ऐसा हो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट लाइन में दिखा देता हूँ कि 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा, उसके बाद प्लस आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 से, और फिर से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, और उसके बाद बी की वैल्यू 3 है, उसका वैल्यू 9 आएगा। अगर सबको हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा 64, ठीक है, ऐड करके देख लो, चल कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, ऐसे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो है, ऐसे मतलब रिटर्न टाइप को हमने देख लिया कैसे उसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक्सप्लिसिटली रिजल्ट को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिटर्न स्टेटमेंट में ही हम एम्बेड करके अपना जो एक्सप्रेशन है उसको लिख सकते हैं, सिर्फ यही मकसद था मेरा कि आपको ये चीज़ दिखाऊं, ठीक है। अब और थोड़े से यहाँ पे मज़ेदार प्रॉब्लम जो है दिखाना चाहूँगा, लास्ट 2 प्रॉब्लम्स जो कि फंक्शंस में आते हैं, उसके बाद हम उप्स पे जाएंगे। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स मैंने बना के रखे हैं गाइज, उसको आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट की नोट्स क्या है, वी कैन डिफाइन जावा प्रोग्राम्स विदाउट द मेन मेथड, compiler compiles the program and generates the bytecode for such class or such programs, the JVM cannot start execution। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइज कि मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की तरफ से दिखाना चाहता हूँ कि जो भी एक प्रोग्राम होता है, अब तक हमने देखा है कि सभी के लिए हम मेन मेथड को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं मेन मेथड को डिफाइन ना करूँ और डायरेक्टली सिर्फ यूज़र डिफाइंड क्लासेस को डिफाइन करूँगा, तो क्या यहाँ पे कंपाइलेशन होगा, क्या एग्जीक्यूशन हो पाएगा, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे, इसको की पॉइंट्स पे मैंने रखा है। तो टू बिगिन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन JVM रिक्वायर्स द मेन मेथड, तो यहाँ पे कोई भी अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो मेन मेथड तो चाहिए ही चाहिए जावा वर्चुअल मशीन को, तो मेन मेथड इज़ अ एंट्री पॉइंट फॉर एग्जीक्यूशन। जैसे कि एक घर का एग्जांपल अगर मैं लूँगा, तो आपके घर में बहुत सारे दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मेन दरवाज़ा होता है जहाँ पे आप एंट्री लेते हो और वहीं से ही आप एग्जिट लेते हो, ठीक है, तो उसको हम मेन डोर कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन एक मेन डोर की तरह एक्ट होता है एक जावा प्रोग्राम में, वहीं से एंट्री होगी, वहीं से एग्जीक्यूशन होगा और वहीं से स्टॉपिंग भी होगी। तो यहाँ पे देखिए क्लास प्रोग्राम 15 एक एग्जांपल लिखा है, स्टैटिक वाइड टेस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रनिंग द टेस्ट मेथड। तो इन द अबव स्निपेट ऑफ कोड सिंस नो मेन फंक्शन इज डिफाइंड एग्जीक्यूशन विल नॉट स्टार्ट, इट थ्रोज एन रन टाइम एरर। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे मैंने ऊपर के एग्जाम्पल में कोई भी मेन मेथड ही स्टार्ट नहीं किया, मेन मेथड डिफाइन नहीं किया, तो इसकी वजह से यहाँ पे एरर आ जाएगा और एग्जीक्यूशन नहीं होगा। A Java source file can have any number of class structure definitions. The compiler generates separate dot class file for each class structure। मतलब जितने भी क्लासेस आप लिखेंगे अपने प्रोग्राम में उतने डॉट क्लास फाइल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको मैं आपको समझाऊंगा गाइस,
एक एग्जांपल की तरफ से। तो पहले इस पूरी चीज़ को मुझे डिलीट करना होगा अभी, ठीक है। तो इसका फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो अब देखिए थोड़ा सा शांति से हम एक प्रोग्राम को लिखेंगे कोई सिंटैक्टिकल एरर किए बिना। तो मैं लिखूँगा क्लास, और चलो यार इसको मैं दूसरा एक प्रोग्राम ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसका नाम ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं गाइस, लाइक क्या लिखो यार। यहाँ पे मुझे एक चलो चलो डेमो ले लेता हूँ गाइस, कोई बात नहीं। डेमो 3 ले लूँगा इसका नाम, और इसको लिख देता हूँ जावा, डेमो 3 डॉट जावा। और यहाँ पे बनी बनाई टेम्पलेट आ चुकी है हमारे सामने, और इसके अंदर जो भी हमारा कोड होगा उसको हम लिखेंगे। तो ये तो पब्लिक क्लास डेमो 3 हो गया, पहला क्लास हो गया। इसके ऊपर भी मैं अगर कुछ डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। इसको नीचे ले लेता हूँ पहले मैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ डिफाइन कर रहा हूँ गाइस, क्लास डेमो 1 ले लूँगा, और यहाँ पे इस क्लास के अंदर क्या लिखूँगा, पब्लिक स्टैटिक, उसके बाद लिखूँगा वाइड, और लिखूँगा मेन, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसके अंदर लिखना चाहूँगा एज यूजुअल हमारा स्ट्रिंग, और उसमें पास करूँगा आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा और क्लोज होगा, और इसके अंदर मैं क्या लिखना चाहूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और उसके अंदर लिखना चाहूँगा एक मैसेज, ठीक है। तो क्या मैसेज लिखूँगा यहाँ पे मैं, रनिंग मेन मेथड ऑफ डेमो 1 क्लास। तो कुछ इस तरह से लिखूँगा, रनिंग मेन मेथड ऑफ डेमो 1। तो एक क्लास का नेम क्या दिया है मैंने, डेमो 1 दिया है। तो इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको लिखने के बाद मैं इसको क्लोज करूँगा यहाँ से, और इसी चीज़ को मैं रेप्लिकेट करना चाहता हूँ और एक बार। तो पूरा मैंने कंट्रोल C करके कॉपी कर दिया, उसके बाद पेस्ट कर दिया। अब डेमो 1 को मैं चेंज करूँगा और डेमो 2 कर दूँगा, और यहाँ पे भी मैं इसको कर दूँगा डेमो 2। तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद और एक तो मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। इसको ऊपर ले लेता हूँ। अब देखिए पब्लिक स्टैटिक वाइड, और फिलहाल यार इसको भी मैं ओवरराइड कर देता हूँ। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया क्लास डेमो 3 से। तो इस डेमो 2 के बाद क्या आएगा, डेमो 3 आएगा, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आएगा, स्ट्रिंग आर्गुमेंट सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, और डेमो 1 की जगह यहाँ पे डेमो 3 आ जाएगा, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखिए गाइस, मैंने देखो यहाँ पे 3 मेन को डिफाइन किया है, यहाँ पे भी एक मेन है, यहाँ पे भी एक मेन है, और यहाँ पे भी एक क्लास है डेमो 1, उसके अंदर एक मेन है, एक क्लास है डेमो 2, उसके भी अंदर एक मेन है, एक क्लास है डेमो 3, उसके भी अंदर एक मेन है। तो जब मैं इसको कंपाइल करूँगा, इसको तो पहले मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ और उस फोल्डर पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने इसको रखा है। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा था गाइस इंटेल, और यहाँ पे एक जावा प्रोग्राम लिखा था, उसके बाद फंक्शन लिखा था। अब देखिए यहाँ पे डॉट क्लास फाइल कौन सी है, सिर्फ प्रॉब्लम 3 डॉट क्लास फाइल है। अब जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूँगा तो आप देखना कि 2-3 फाइलें और आ जाएगी और यहाँ पे, और आपको शायद यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यार इसको रिसाइज करना बहुत ही तकलीफदेह काम हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैं लिख देता हूँ जावा सी, और इसका नाम मैंने क्या रखा है गाइस, डेमो 3 रखा है, डेमो 3 डॉट जावा, ठीक है। इसको कंपाइल कर देता हूँ। अब जैसे ही कंपाइल हुआ आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो 3 क्लास आ गई, तो 3 डॉट क्लास फाइल्स आ गई। यहाँ पे रूल से तो एक ही आना चाहिए था, लेकिन 3 आ गई, क्योंकि हर एक क्लास फाइल में एक एक अलग सा मेन मैंने लिखा है। तो यहाँ पे एक आ गया कि डॉट डेमो 1 डॉट क्लास फाइल एक आ जाएगा, डेमो 2 डॉट क्लास फाइल एक आ जाएगा, और डेमो 3 डॉट क्लास फाइल
तीसरा आ जाएगा। तो जैसे ही मैं एक मेन लिखता हूँ, एक सेपरेट सोर्स फाइल की तरह हो जाता है। सोर्स फाइल एक ही है, लेकिन इसमें मैंने 3 क्लासेस लिखे हैं और 3 में भी मेन है। तो जितने मेन होंगे उतने डॉट क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इनको सेपरेटली यहाँ पे दूसरे मतलब जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें डेमो 1 डॉट क्लास को कॉल कर सकते हैं, डेमो 2 डॉट क्लास को कॉल कर सकते हैं। इसको ऐसे ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि इन सभी चीज़ों का हम ऊप्स में यूज़ करेंगे। ऊप्स में हम बार बार एक ही प्रोग्राम को नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम उसका नाम याद रखेंगे और उसको कॉल करते जाएंगे दूसरे प्रोग्राम्स में। तो इसको बेसिकली हम रिलेट कर सकते हैं री इनहेरिटेंस और काइंड ऑफ एक 2-4 पिलर्स होते हैं, उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, इट्स नो प्रॉब्लम। बट फिलहाल के लिए मैं इतना ही आपको दिखाना चाहता था कि जितने आपके अंदर क्लास होंगे, जितने मेन होंगे, उतने डॉट क्लासेस आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इंडिविजुअल डॉट क्लासेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं, राइट। अब देखिए, अब क्या कर सकता हूँ गाइज मैं यहाँ पे कि मतलब डेमो 1 हो गया, डेमो 2 हो गया और डेमो 3 हो गया। तो इनमें से एक को क्या कर दूंगा, मैं इन दोनों को वाइड कर देता हूँ, एक चीज़ कर देता हूँ यहाँ पे, एक काम कर देता हूँ। ठीक है, क्लास डेमो 1 मैंने रख दिया और यहाँ पे जो पब्लिक स्टैटिक वाइड है इसको यार ना मैं हटा देता हूँ। यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ पे सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, क्लास डेमो 1 और उसके अंदर स्टैटिक वाइड लिखना था, वाइड, और उसके अंदर एक फंक्शन को मैं डिफाइन करना चाहूँगा टेस्ट, और यहाँ पे इसको मैंने डिफाइन कर दिया। और उस चीज़ के अंदर मैं इस सेंटेंस को रखना चाहूँगा, कंट्रोल X करूँगा और यहाँ से इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे रनिंग मेन मेथड नहीं, यहाँ पे रनिंग होगा ये टेस्ट मेथड। तो टेस्ट मेथड को मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, मेथड ऑफ क्लास 1 डेमो। ठीक है, कुछ इस तरह से किया। अब डेमो 2 के बारे में भी मैं सेम चीज़ करना चाहता हूँ। इसमें से जो मेन है, तो पहली चीज़ इसको हटा देता हूँ। जैसे ही मैं मेन का हटा रहा हूँ, अब देखिए ये रन और डीबग चला जाता है क्योंकि उसका कोई महत्व यहाँ पे नहीं रहता। और इसके अंदर क्या करना चाहूँगा, स्टैटिक, और उसके अंदर सेम थिंग वाइड, और इसका नेम लेट अस से मैं डिस्प रखूँगा, और इसके अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको मैं रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को कट किया और यहाँ पे मैंने कॉपी कर रहा हूँ। रनिंग मेन मेथड यहाँ पे जो लिखा है इसको एडिट करके रनिंग डिस्प मेथड ऑफ डेमो 2 क्लास कुछ इस तरह से लिखूँगा। और इसको मैंने मतलब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो एक बार इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जब भी आप इसका जो फॉर्मेट आपको लगता है कि मैं कुछ गलत जा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ इसको सिंपल सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना है, जिससे कि आपका पूरा जो है फॉर्मेट वापस से आ जाएगा। तो जो भी स्पेसिंग होती है, इंडेंटेशन होता है, सबको सही कर देता है। बहुत सही है यार, इस विजुअल स्टूडियो कोड जो है बहुत ही आसान कर देता है आपको काम को। अब देखिए तीसरी चीज़ क्या करूँगा, क्लास डेमो 3 ऐसे ही रखूँगा, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन सब कुछ ऐसे रहेगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रनिंग मेन मेथड ऑफ डेमो 3 क्लास। तो कुछ इस तरह से अगर मैं चेंज करूँगा और अब इसको मैं रन करने की कोशिश करूँगा, तो आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैंने कंपाइल कर दिया। कंपाइलेशन के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इन सभी चीज़ों को ये क्या करेगा, एक एक डेमो क्लास की तौर पे ले लेगा, मतलब एक यूज़र डिफाइंड क्लास की तौर से ले लेगा। तो जावा सी डेमो 3 डॉट जावा, तो इसको जब मैं कंपाइल कर देता हूँ, तो कंपाइल तो हो चुका है। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको जावा और डेमो 3 ऐसे अगर लिखूँगा तो देखिए क्या होता है, रनिंग मेन मेथड ऑफ डेमो 3 क्लास। तो क्या कर रहा है, रनिंग मेन मेथड ऑफ डेमो 3 क्लास, सिर्फ मैं जिसका नाम ले रहा हूँ सिर्फ उसी को ये रन करेगा गाइज। इन सभी चीज़ों को रन नहीं करेगा क्योंकि ये ना ही मेन में है और ना ही मेन के अंदर इसको मैंने कॉल किया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा अपना दिमाग नहीं खर्च करेगा, जो भी मेन के अंदर है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। या फिर मैं ऐसे लिखूँगा तो क्या होगा, जावा और उसके अंदर जो भी डेमो 1 है, अगर ये डॉट क्लास फाइल तो उसका ऑलरेडी बन चुका है, अगर मैं उसको यहाँ पे रन करूँगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो ये अगर मैं डेमो 1 जो डॉट क्लास फाइल है उसको यहाँ पे रन करूँगा, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रन करूँगा
तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन आर्ग्यूमेंट्स, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज। ये कह रहा है कि मेन मेथड के बिना मैं आपको रन नहीं कर सकता, प्लीज़ आप एक मेन मेथड को डिफाइन कीजिए, उसके बाद ही मैं आपको एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। तो इसका कुल मिलाकर अर्थ ये निकलता है गाइज, जितने भी आप मेन मेथड्स लिखेंगे उतने डॉट क्लास फाइल्स आएंगे, और जब भी आप कुछ भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो मेन मेथड को इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि मतलब फंक्शंस और उसके बाद जो भी रिटर्न टाइप है और जो की एलिमेंट्स है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा गाइस ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद आपका मतलब 90% जो है आपका जावा जो यहाँ पे जो कोर जावा होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऊप्स को एक बार आप समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक जो कि ऊप्स में।